गलती से मैंने अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड को प्रेग्नेंट कर दिया। लेकिन सच कहूं तो इसमें पूरी गलती मेरी भी नहीं थी। 3 दिन पहले ही मेरा अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ था। दिल हल्का करने के लिए मैं एक बार में चला गया। वहीं एक नशे में धुत खूबसूरत औरत खुद मेरे पास आकर बात करने लगी। हम दोनों काफी देर तक बातें करते रहे। सब कुछ जैसे अपने आप होता चला गया। नशे और बेहोशी जैसी हालत में मैं उसके साथ एक होटल पहुंच गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तब तक वो जा चुकी थी। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। फ्रेंच विंडो के पतले पर्दों से छन कर आती धूप सीधे मेरी आंखों पर पड़ रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि आंखें खुलना मुश्किल हो रहा था। मैं बैठ गया। हैंगओवर की वजह से मेरा सिर बुरी तरह भारी था। बिस्तर पर सिर्फ हल्की सी सिलवटें बची थी। वही इस बात का सबूत थी कि पिछली रात जो कुछ हुआ था वो ब्रेकअप के बाद नशे में देखा हुआ कोई सपना नहीं था। मेरा नाम लिंग चेन है। इस साल मेरी उम्र 22 साल है। मैं जियांगचेंग यूनिवर्सिटी में जूनियर ईयर का स्टूडेंट हूँ। सिर्फ 24 घंटे पहले तक मैं वही लड़का था जिसे उसकी स्कूल ब्यूटी गर्लफ्रेंड ने सबके सामने बेइज्जत करके छोड़ दिया था। सूचिंग। उसे पटाने के लिए मैंने पूरे 6 महीने तक मेहनत की थी। लेकिन स्कूल गेट के पास वाली मिल्क टी शॉप पर सबके सामने उसने मेरे खरीदे हुए मिल्क टी के कप को जमीन पर फेंक दिया। उसने कहा कि मैं गरीब हूँ और बहुत कंजूस भी। उसने कहा कि मैं उसे वो जिंदगी कभी नहीं दे सकता जो वो चाहती है। फिर उसने बगल वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट के रिच सेकंड जनरेशन वांग हाओ का नाम लिया। उसने कहा कि वांग हाओ तो उसे आराम से लेटेस्ट आईफोन दिला सकता है, जबकि मैं उसके लिए एक लिपस्टिक तक नहीं खरीद सकता। उसकी बातें सुनकर गुस्से से मेरे हाथ कांपने लगे। इन 3 महीनों में मैं खुद पैसे बचाकर चलता रहा, जबकि वो अपनी पार्ट टाइम जॉब की सारी कमाई सिर्फ अपने ऊपर खर्च करती रही। लेकिन आखिर में गरीब और कंजूस कहलाने वाला मैं ही बन गया। मैं बस हल्का सा मुस्कुराया और कहा, उम्मीद है तुम्हें कोई अमीर आदमी मिल जाए। इतना कहकर मैं वहां से मुड़ गया। उस रात मेरे रूममेट्स ने तुरंत समझ लिया कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। वो मुझे जियांगचेंग के सबसे मशहूर बार बटरफ्लाई बार ले गए। उन्होंने कहा कि आज मेरा टूटा हुआ दिल ठीक कर देंगे। वैसे भी मेरा कहीं जाने का मन नहीं था। कुछ गिलास विस्की पीने के बाद मेरा दिमाग धीरे धीरे सुन्न होने लगा। मेरे दिमाग में बार बार सिर्फ सू चिंग की बातें ही घूम रही थी। तुम बस एक गरीब और बेकार स्टूडेंट हो। जितना ज्यादा सोचता उतनी ही घुटन बढ़ती जाती। मैंने अपना वाइन ग्लास उठाया और बार काउंटर की तरफ बढ़ गया। तभी अचानक कोई आकर मुझसे टकरा गया। एक हल्की सी गार्डनिया की खुशबू ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। मैं संभलने ही वाला था कि सीधा उस औरत की बाहों में जा टकराया। उसने काले रंग की स्लिप ड्रेस पहन रखी थी। उसके ऊपर मैचिंग ब्लेजर था। उसके लंबे खुले बाल, कुछ लटें उसके हल्के लाल हुए गालों पर बिखरी हुई थी। उसके होंठों पर नशे से भरी हल्की सी मुस्कान थी। उसकी फिगर कमाल की थी, खासकर ब्लैक स्टॉकिंग्स में ढकी उसकी लंबी और सीधी टांगे जो बस आराम से एक दूसरे पर टिकी हुई थी। उन्हें देखकर मेरी नजरें जैसे ठहर गईं। सॉरी, उसने धीमी आवाज में कहा। छोटे ब्रदर मुझसे जरा ज्यादा टकरा गया। उसकी आवाज बेहद नरम थी, हल्की सी भारी और भर्राई हुई। सूचिंग की तेज और बनावटी आवाज से बिल्कुल अलग। उसे सुनते ही मेरे पूरे शरीर में जैसे एक सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत उसे संभाल लिया। तभी शराब का असर पूरी तरह मेरे सिर पर चढ़ने लगा। मेरे मुंह से दिमाग से पहले ही बात निकल गई। ठीक है, दीदी तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, बस पूरा सहारा लेकर मुझ पर ही टिक गई। मैं तो काफी स्ट्रांग हूँ। ये सुनते ही वो हंस पड़ी और उन्होंने खुद को मुझसे अलग भी नहीं किया। मैंने अपने हाथ से उनके सामने रखा गिलास उठाया और एक घूंट पी लिया। फिर बची हुई विस्की की तरफ देखकर मुस्कुराया। देखो ना, मेरा अभी अभी हार्ट ब्रेक हुआ है। मैं यहाँ अकेला बैठकर पी रहा हूँ। वैसे भी अब खोने के लिए बचा ही क्या है। उसके बाद मैंने सूचिंग से ब्रेकअप होने की पूरी कहानी उन्हें बता दी। वो चुपचाप सुनती रही। बीच बीच में बस इतना कह देती कि उस लड़की की पसंद ही बेकार थी। मेरा इतना हैंडसम छोटा ब्रदर, अगर मैं कुछ साल छोटी होती तो मैं खुद तुम्हारे पीछे पड़ जाती। उनकी ये बातें सुनकर मेरा दिल खुश हो गया। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पहले ही टूट चुका था, उन्होंने बस कुछ शब्दों में उसे फिर से वापस लौटा दिया। उन्हें जितना देखता वो मुझे उतनी ही अच्छी लगने लगी। मैच्योर, खूबसूरत और बेहद जेंटल। ऐसा लग रहा था जैसे वो मर्दों को बहुत अच्छे से समझती हो। फिर हम दोनों ऐसे ही एक के बाद एक ड्रिंक पीते रहे, दुनिया जहान की बातें करते रहे। मुझे बस इतना पता चला कि उनका नाम लिली है। शराब जितने ज्यादा पी रहा था, मेरा सिर उतना ही भारी होता जा रहा था, लेकिन मेरा शरीर उतना ही ज्यादा गर्म महसूस हो रहा था। वो धीरे से मेरे कंधे पर सिर टिकाकर सांस लेने लगी। उनकी गर्म सांसें मेरे गले को छू रही थी। उस गुदगुदी से मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मुझे भी चक्कर आने लगे। मैं उन्हें सहारा देकर बार से बाहर ले आया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा, छोटे ब्रदर, क्या मेरे साथ चलने की हिम्मत है? उस पल मैंने बिना कुछ सोचे तुरंत जवाब दे दिया, आग हो या पानी, मैं हर जगह चलूंगा। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और हम दोनों पास के सबसे आलीशान होटल पहुंच गए।
पूरे रास्ते वो मुझ पर ही टिकी रही। उन्होंने मेरा हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। उसके बाद की यादें मेरे दिमाग में बस टूटी फूटी सी बची है। मुझे सिर्फ होटल के कमरे की हल्की पीली रोशनी याद है, उनके गार्डन या परफ्यूम की मीठी खुशबू याद है, उनकी मुलायम त्वचा याद है, और उनके कानों में बार बार फुसफुसाते हुए शब्द, छोटे ब्रदर तुम तो इतने सॉफ्ट हो जैसे पानी निचोड़ दूं। और ब्लैक स्टॉकिंग्स के नीचे झलकती उनकी लंबी टांगे। उन्हें याद करते ही मैं पागल होने लगा। कौन सूचिंग, मेरा हार्ट ब्रेक तो कब का गायब हो चुका था। उस वक्त मेरे लिए बस इतना ही सच था कि मेरी बाहों में मौजूद यही औरत दुनिया की सबसे बेहतरीन औरत है। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो वो जा चुकी थी। मैं काफी देर तक बिस्तर पर चुपचाप बैठा रहा। बेडसाइड टेबल पर बस एक बिना खुली मिनरल वाटर की बोतल और एक पतला सा काला हेयर बैंड रखा था। उसके अलावा वहां कुछ भी नहीं बचा था। बिल्कुल उसी रहस्यमयी और जुनूनी औरत की तरह जो पिछली रात मेरी जिंदगी में आई और गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ नशे में देखा हुआ कोई सपना था। मैंने वो हेयर बैंड उठाकर अपनी नाक के पास किया, धीरे से उसकी खुशबू सूंघी। उसमें अब भी गार्डनिया की हल्की सी महक बाकी थी। मेरे दिल में उस वक्त कैसा एहसास था, मैं खुद भी उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी सी कमी महसूस हो रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि दिल के किसी कोने में एक अजीब सी तसल्ली भी थी। फिर भी मन मानने को तैयार नहीं था। आखिर वो मेरी पहली वन नाइट स्टैंड थी। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था। मैंने होटल में नहाया, कपड़े बदले और वो काला हेयर बैंड अपनी जेब में रख लिया। उसके बाद ही आराम से होटल से बाहर निकला। मैं अभी सड़क किनारे पहुंचा ही था कि तभी मुझे हमारे डॉम के हेड का फोन आ गया। उधर से डॉम के हेड की जोरदार आवाज सुनाई दी। चेन जी, तू कहाँ गायब हो गया था? मैंने तुझे पूरी रात फोन किया, लेकिन तूने एक भी कॉल नहीं उठाई। सू चिंग और वो अमीर लड़का डॉर्म के नीचे तेरा इंतजार कर रहे हैं। कह रहे हैं कि आज तेरी अच्छी खासी बेइज्जती करेंगे। मैं बस हल्का सा हंस दिया। मेरे दिल में जरा भी हलचल नहीं हुई। अगर ये सब कल हुआ होता तो शायद मुझे सच में गुस्सा आता और बेइज्जती भी महसूस होती। लेकिन पिछली रात के बाद अब जब मैं सू चिंग को याद करता हूँ तो कुछ भी महसूस नहीं होता। उसका साधारण सा चेहरा और उसका बनावटी स्वभाव, कल रात वाली सिस्टर लिली के सामने उसकी तो जूते उठाने की भी औकात नहीं थी। चलो फिर देखते हैं कौन किसकी बेइज्जती करता है। क्या मैं उनसे डरने वाला हूँ? मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और ड्राइवर को स्कूल का पता बता दिया। फिर धीरे से मुस्कुराकर कहा, वैसे भी मुझे भी उनसे कुछ बातें करनी है। करीब 20 मिनट बाद टैक्सी स्कूल के डॉम के सामने आकर रुकी। दूर से ही मैंने देखा सू चिंग वांग हाओ का हाथ पकड़े खड़ी थी। दोनों डॉम के नीचे बने फूलों की क्यारी के पास खड़े थे। आसपास कई स्टूडेंट्स भी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो चुके थे। सब लोग हमारी तरफ इशारे करते हुए बातें कर रहे थे। जैसे ही सू चिंग ने मुझे देखा, वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। उसने वांग हाओ का हाथ छोड़ा और हाई हील्स पहनकर मेरी तरफ चली आई। उसके होठों पर ताना मारती हुई मुस्कान थी। आखिर तुम्हें वापस आने की याद आ ही गई। मुझे लगा था मुझसे ब्रेकअप होने के बाद तुम कहीं जाकर रो रहे होगे या अपने ब्रदर्स के पास जाकर दिल का दुखड़ा सुना रहे होगे। तभी वांग हाओ भी मेरे पास आ गया। उसने सू चिंग की कमर में हाथ डाल लिया। फिर मुझे ऊपर से नीचे तक घमंड भरी नजर से देखते हुए बोला, सुन लड़के, चिंग चिंग का मेरे साथ होना उसकी किस्मत है तेरी महीने भर की जेब खर्च से। उसके लिए एक लिपस्टिक भी नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए ऊंचे सपने देखना बंद कर दे। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। सब मेरी तरफ उंगली करके बातें करने लगे। पहले होता तो शायद मेरा चेहरा शर्म से लाल हो जाता और मैं उनसे बहस करने लग जाता, लेकिन इस बार मैंने बस अपने कान साफ किए। फिर आराम से सू चिंग की तरफ देखा और मुस्कुराया। सू चिंग, क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि किसी रिच सेकंड जनरेशन को पकड़कर तुम आसान में उड़ने लगी हो? ये सुनते ही सू चिंग का चेहरा उतर गया। तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने उसकी तरफ देखा, फिर उसकी बॉडी पर पहनी हुई डिजाइनर ड्रेस पर नजर डाली जो साफ बता रही थी कि वो वांग हाओ का गिफ्ट है। मैं हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे बस इतना लग रहा है कि सजावट की चीज बनकर रहना आसान नहीं होता। आज वो तुम्हें बैग और कपड़े खरीद कर दे रहा है, कल किसी और लड़की को भी दे देगा, फिर तुम्हें बदल कर नई लड़की ले आएगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हें दिल से चाहता है? बकवास बंद कर। मेरी बात सुनते ही वांग हाओ भड़क गया। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसने मुट्ठी भींच ली और मुझे मारने ही वाला था। क्या बहुत मार खाने का शौक है तुझे? मैं अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला, बल्कि मैं खुद एक कदम उसकी तरफ बढ़ गया। फिर ऊपर लगे स्कूल के सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा करके मुस्कुराया। स्कूल के अंदर जो भी होता है सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं यहीं जमीन पर लेट जाऊंगा। फिर तुमसे 1-2 लाख नहीं मांगूंगा तो अपना सरनेम बदल दूंगा। वैसे भी मैं नंगे पैर वाला आदमी हूँ। जूते पहनने वालों से मुझे कोई डर नहीं लगता। तुम्हारा परिवार अमीर है। अब बताओ, अगर बात यहाँ तक पहुंच गई
तो स्कूल तुम्हारा साथ देगा, या मेरे जैसे एक साधारण स्टूडेंट का? वांग हाओ की मुट्ठी हवा में ही रुक गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। न वो आगे बढ़ पा रहा था, न पीछे हट पा रहा था। उसकी हालत देखने लायक थी। आसपास खड़े लोगों की हंसी का निशाना भी अब बदल चुका था। अब सब लोग वांग हाओ की तरफ उंगली करके हंस रहे थे। जिंदगी में शायद पहली बार उसे इतनी बेइज्जती झेलनी पड़ रही थी। उसने दांत पीसते हुए गाली दी, हरामी गरीब। लेकिन इतना कहने के बाद भी उसने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की। मैंने फिर सू चिंग की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। वो इतनी गुस्से में थी कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं मुस्कुराया। और एक बात और, ये मत सोचना कि तुम्हारे छोड़ने के बाद मैं बहुत दुखी हूँ। सच बताऊं, कल रात जिस लड़की से मेरी मुलाकात हुई वो तुमसे 100 गुना ज्यादा खूबसूरत थी, 100 गुना ज्यादा जेंटल थी, और उसकी फिगर भी तुमसे कहीं बेहतर थी। उसके सामने तुम अभी भी एक कच्ची बच्ची जैसी हो। उल्टा मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा होता तो शायद मैं उससे कभी मिल ही नहीं पाता। मेरी ये बात सुनते ही सू चिंग का चेहरा हरा पड़ गया। वो चीखते हुए बोली, बेशर्म कहीं का, मैं चाहे जितना भी बेशर्म हूं, लेकिन तुम जैसी पैसे देखकर प्यार करने वाली लड़की से तो लाख गुना बेहतर हूं। मैंने हाथ हिलाया। अब मेरा इन दोनों पर एक सेकंड भी बर्बाद करने का मन नहीं था। मैं मुड़ा और सीधे डॉम की बिल्डिंग के अंदर चला गया। पीछे तमाशा देख रही भीड़ रह गई और गुस्से से जलती हुई सूचिंग वांग हाओ के साथ वहां से चली गई। जैसे ही मैं कमरे में पहुंचा, मेरे तीनों ब्रदर्स ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। सब मेरी जमकर तारीफ करने लगे। अभी तो तू एकदम हीरो लग रहा था, उन दोनों की तो बोलती ही बंद कर दी तूने। सबसे बड़े ब्रदर ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, लगता है हमारा चेन जी एक ही रात में समझदार हो गया। सच सच बता, क्या वाकई किसी खूबसूरत दीदी से मुलाकात हुई है, या फिर हमें बेवकूफ बना रहा है? मैं मुस्कुराया। फिर अपनी जेब से वो काला हेयर बैंड निकालकर टेबल पर रख दिया। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारा ये ब्रदर कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। तीनों तुरंत उस हेयर बैंड के पास आ गए। उसे देखकर सबकी आंखें फैल गईं। फिर सवालों की बारिश शुरू हो गई। वो दीदी कैसी दिखती थी? उनकी उम्र कितनी होगी? क्या करती है? उनके इतने सवाल सुनकर मेरा सिर घूमने लगा। मैं बस इतना ही कह पाया, बार में अचानक मुलाकात हुई थी। बाकी मुझे उनके बारे में सच में कुछ भी नहीं पता। ऐसा नहीं था कि मैं बताना नहीं चाहता, असल में मैं खुद भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। अगले कई दिनों तक मैं बार बार अपनी जेब में रखा वो हेयर बैंड छूता रहता, और हर बार मुझे उस रात वाली सिस्टर लिली याद आ जाती। वो मेरी जिंदगी में हवा के एक झोंके की तरह आई थी। मेरे दिल में हलचल मचा गई और फिर बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गई। मैंने लगभग तय कर लिया था कि उस रात को बस एक खूबसूरत याद बनाकर हमेशा के लिए दिल में दफना दूंगा। तभी मेरी मॉम का फोन आ गया। मेरी मॉम का नाम झांगलान है। वो नॉर्थ ईस्ट की रहने वाली है। उनका स्वभाव बिल्कुल सीधा सादा और बेबाक है। जो मन में होता है वही मुंह पर बोल देती है। जियांग चेंग में उनका एक छोटा सा सुपरमार्केट है। हमारी जिंदगी कोई बहुत अमीरों जैसी नहीं थी, लेकिन आराम से गुजर जाती थी। वैसे तो मैं हमेशा उनकी बात मानता हूँ, बस कभी कभी उनसे बहस हो जाती थी। फोन जुड़ते ही उधर से मेरी मॉम की जोरदार आवाज सुनाई दी, चेन चेन इस वीकेंड घर आ रहा है ना? आंटी लीमान वापस आ गई है। इस वीकेंड घर आकर साथ में डिनर करना। मैं तेरी पसंद का ब्रेस्ड पोर्क बनाऊंगी। मैं एक पल के लिए चौंक गया। आंटी लीमान? मेरी मॉम की तो बहुत सारी सहेलियां हैं। अब तक न जाने कितनी आंटियों से मिल चुका हूँ। 100 नहीं तो 80 तो होंगी ही। हाँ, इस आंटी लीमान की मुझे हल्की सी याद थी। लगता है वो मेरी मॉम की बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी। सुना था कि कई साल पहले बिजनेस करने के लिए साउथ चली गई थी, फिर बाद में विदेश में बस गई। उन्हें देखे हुए 10 साल से भी ज्यादा हो चुके थे। उनका चेहरा भी अब ठीक से याद नहीं था। आंटी लीमान? कौन सी आंटी लीमान? मैंने यूं ही पूछ लिया। उधर से मॉम झुंझलाकर बोली, और कौन सी लीमान? मेरी बेस्ट फ्रेंड। जब तू छोटा था तब तुझे गोद में उठाकर घुमाती थी, तेरे लिए बेबी फॉर्मूला तक खरीद कर लाती थी। अरे नालायक, इतनी जल्दी सब भूल गया। इस वीकेंड जल्दी घर आ जाना। और हाँ, आंटी लीमान ने कहा है कि वो तेरा किसी से इंट्रोडक्शन करवाएंगी। सुना है तेरा ब्रेकअप हो गया है, तेरे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढेंगी। ये सुनते ही मेरा सिर दर्द करने लगा। बस अब यही बाकी रह गया था, ब्लाइंड डेट। मैं तुरंत हंसते हुए बोला, ठीक है मॉम, समझ गया। मैं इस वीकेंड जरूर घर आऊंगा। फोन रखने के बाद मैंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। आखिर बस मॉम की बेस्ट फ्रेंड ही तो डिनर पर आ रही थी, और जहां तक उस लड़की से मिलवाने की बात थी, मैं बस औपचारिकता निभाकर बात खत्म कर देता। मेरे दिमाग में तो अब भी सिर्फ उस रात वाली सिस्टर लिली घूम रही थी। किसी और लड़की को देखने में मेरी बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। देखते ही देखते वीकेंड आ गया। मैं दोपहर तक सोता रहा, फिर उठकर तैयार हुआ और टैक्सी पकड़कर घर के लिए निकल गया। मेरा घर पुराने शहर की एक रिहायशी कॉलोनी में है। स्कूल से ज्यादा दूर नहीं, टैक्सी से बस 20 मिनट का रास्ता है।
जैसे ही मैं घर के दरवाजे तक पहुंचा, अंदर से ब्रेस्ट पोर्क की खुशबू आने लगी, लेकिन उसी के साथ एक जानी पहचानी गार्डनिया की हल्की सी महक भी हवा में तैर रही थी। मेरा दिल जोर से धड़क उठा, मेरे कदम वहीं रुक गए। ये खुशबू इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? बिल्कुल वही महक जो उस रात होटल के कमरे में मेरे आसपास बसी हुई थी। मैंने खुद को समझाया, अरे ये तो बस गार्डनिया परफ्यूम है, बहुत सी औरतें लगाती है, इतना भी क्या सोचना, कितना अजीब इत्तेफाक है। मैंने सिर झटक दिया, जेब से चाबी निकाली और दरवाजा खोल दिया। मॉम, मैं आ गया। मैंने अंदर आते ही आवाज लगाई, लेकिन जैसे ही मेरी नजर लिविंग रूम पर पड़ी, मैं वहीं पत्थर बनकर खड़ा रह गया। सोफे पर एक औरत बैठी थी। उसने शैंपेन रंग की सिल्क ड्रेस पहन रखी थी। उसके पूरे शरीर से एक नेचुरल आकर्षण झलक रहा था। खिड़की से आती धूप उस पर पड़ रही थी और वो जैसे हल्की सी सुनहरी रोशनी में नहाई हुई लग रही थी। मैच्योर, एलिगेंट और बेहद आकर्षक उसके पूरे व्यक्तित्व से एक अलग ही नजाकत झलक रही थी। उस चेहरे को मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता था। वो और कोई नहीं बल्कि उसी रात बार में मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करने वाली लिली थी। मेरे हाथ से चाबियां छूटकर जमीन पर गिर गई। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मेरा दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मेरे कानों में बस भनभनाहट गूंज रही थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात बार बार घूम रही थी, ये मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, वही आंटी जिन्होंने बचपन में मुझे गोद में उठाया था और मेरे लिए बेबी फार्मूला खरीद कर लाती थी। जिस औरत को मुझे आंटी कहना था, वही औरत कुछ रात पहले मेरे साथ थी। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर उसने सिर घुमाया। उसकी नजर सीधे मुझ पर आकर रुकी। हमारी नजरें मिलते ही मैंने साफ देखा कि उसके हाथ में पकड़ा हुआ गिलास जोर से कांप गया। अंदर का पानी लगभग छलक ही गया था। उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में जम गई। उसकी आंखों में साफ घबराहट की एक झलक दिखाई दी। उसकी पुतलियां भी हल्की सी सिकुड़ गई। लेकिन यह सब सिर्फ एक पल के लिए था। अगले ही सेकंड उसने अपनी सारी भावनाएं छिपा ली। उसके चेहरे पर फिर से एक शालीन मुस्कान लौट आई। हालांकि वो मुस्कान कितनी बनावटी थी, ये साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि उसके कानों की जड़ें भी हल्की लाल हो गई थी। अरे चेन चेन आ गया। तभी मॉम किचन से बाहर झांकी। उनके हाथ में अब भी स्पैचुला था। हंसते हुए बोली, अरे बेवकूफ, दरवाजे पर ही क्या खड़ा है, अंदर आ और जल्दी से आंटी को नमस्ते कर। ये है तुम्हारी आंटी कियाओ लीमान, मैंने तुझे बताया था ना। चल जल्दी से आंटी बोल। मैं वही जड़ होकर खड़ा रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पैरों में सीसा भर गया हो। मैं एक कदम भी नहीं चला पा रहा था। मेरा मुंह काफी देर तक खुला ही रह गया। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जुबान ही उलझ गई हो। काफी देर बाद मैं किसी तरह अपने मुंह से शब्द निकाल पाया, आ आंटी, नमस्ते। ये दो शब्द बोलने में ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने दांत पीस पीस कर तोड़ दूंगा। जिस आंटी ने बचपन में मुझे गोद में उठाया, मेरे लिए बेबी फार्मूला खरीदा, कुछ रात पहले वही मुझे अपनी बाहों में भरकर छोटे ब्रदर कह रही थी। कियाओली मान ने मेरी तरफ देखा। उनके होंठ हल्के से फड़के। फिर उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चेन चेन तो कितना बड़ा हो गया है। जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब तुम बस इतने से थे, एकदम छोटे बच्चे। मैं मन ही मन बुरी तरह चिल्ला रहा था, आंटी अब मैं आपसे भी लंबा हो चुका हूँ। तभी मॉम किचन से बाहर आई। उन्होंने हाथ पोंछे, फिर मेरे कंधे पर हल्की सी चपत मारते हुए बोली, अरे शरारती, जा अपनी आंटी के साथ बैठकर बातें कर, खाना बस तैयार होने ही वाला है। मैंने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए सोफे तक चला गया। मैं कियाओली मान के सामने वाले सिंगल सोफे पर बैठ गया। लेकिन पूरी देर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अपनी नजर कहाँ रखूं। मेरी आंखें बार बार चोरी छिपे उन्हीं की तरफ चली जाती थी। उन्होंने अपने पैर एक दूसरे पर रखे हुए थे। ड्रेस के नीचे से दिख रही उनकी गोरी और पतली पिंडलियां मुझे उसी रात की याद दिला रही थी। उनकी उंगलियां लंबी और बेहद खूबसूरत थी। वो हाथ में गिलास पकड़े हुए थी। उनके नाखून बड़े करीने से कटे हुए थे। उन पर हल्का न्यूड पिंक नेल पॉलिश लगा हुआ था। यही तो वही हाथ थे जो उस रात मेरी पीठ पर फिसले थे और मेरी पीठ पर हल्के हल्के निशान छोड़ गए थे। जितना ज्यादा मैं सोचता उतना ही मेरा ध्यान भटकने लगता और उतना ही ज्यादा मैं घबराने लगता। मेरी पीठ पर ठंडे पसीने की एक परत जम गई। उधर मॉम अब भी लगातार बातें किए जा रही थी। लीमान, तुझे पता भी है, कुछ दिन पहले इस लड़के का स्कूल में उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। तब से इसका चेहरा हमेशा उतरा रहता है। मैं तो इसकी बहुत चिंता करती हूँ। तेरी जान पहचान इतनी ज्यादा है, अगर कोई अच्छी और भरोसेमंद लड़की हो तो हमारे चेन चेन से मिलवा देना। कियाओ ली मान ने तुरंत पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पिया। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हल्की सी शरारत और छेड़ने वाली मुस्कान साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी थोड़ा शर्मिंदा हो गया और थोड़ा असहज भी। उनके होठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। हाँ, हमारे चेन चेन को कैसी लड़की पसंद है? अपनी आंटी को बताओ, आंटी तुम्हारे लिए ध्यान रखेंगी। मैंने अभी जो पानी का घूंट पिया था
वो लगभग मेरे मुंह से बाहर निकल ही गया। आंटी, जिस सवाल का जवाब आपको पहले से पता है वही मुझसे पूछ रही है। मुझे कैसी लड़की पसंद है, क्या आपको सच में नहीं पता? मैंने हल्का सा गला साफ किया, अपने दिल की उथल पुथल को दबाया, लेकिन तभी मेरी शरारती आदत फिर जाग गई। मैंने धीरे से कहा, मुझे किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस आंटी कियाओ जैसी लड़की पसंद है। आप इतनी मैच्योर और खूबसूरत है, इतनी जेंटल और दिल से इतनी बड़ी, साथ ही आप सामने वाले को बहुत अच्छे से समझती भी है। मेरे इतना कहते ही पूरा कमरा एकदम शांत हो गया। कियाओ ली मान का चेहरा पल भर में लाल हो गया। उनके गालों से लेकर कानों तक लाली फैल गई। उनके हाथ का कप भी लगभग छूट ही गया। मेरी मॉम भी एक पल के लिए चौंक गई। फिर उन्होंने हंसते हुए मेरे कंधे पर हल्की सी चपत मारी और नाराज होकर बोली, अरे बदमाश, बड़ों की कोई इज्जत है या नहीं? अपनी आंटी के साथ भी ऐसा मजाक करता है? अब एक शब्द भी मत बोल। मैं तुरंत हंस पड़ा। अरे मॉम, मैं तो बस मजाक कर रहा था। आंटी कियाओ, आप बुरा मत मानिएगा। मैं बस इतना कहना चाहता था कि आप मेरी जिंदगी की सबसे एलिगेंट महिला है। कियाओ ली मान ने गहरी सांस ली। उन्हें खुद को संभालने में थोड़ा समय लगा। फिर उन्होंने मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में साफ चेतावनी थी, लेकिन उसके साथ हल्की सी शर्म, हल्की सी झुंझलाहट और एक ऐसी मुस्कान भी थी जिसका मतलब मैं ही समझ सकता था। उन्होंने धीरे से अपना पानी का गिलास नीचे रखा, फिर मॉम की तरफ देखकर मुस्कुराई। कोई बात नहीं, बच्चा मजाक कर रहा है। हमारा चेन चेन तो बस मीठी मीठी बातें करना जानता है। मैं मन ही मन मुस्कुरा उठा। मीठी बातें? आंटी, उस रात तो आपने ऐसा नहीं कहा था। उस रात तो आपने कहा था कि मेरी मीठी बातें अभी से कहीं ज्यादा सच्ची लग रही थी। थोड़ी ही देर में मॉम ने पूरा खाना तैयार कर दिया। ब्रेस्ट पोर्क, स्वीट एंड सॉर रिब्स और स्टीम्ड फिश से भरी पूरी टेबल सज गई। मॉम ने कियाओ ली मान को डाइनिंग टेबल पर अपने पास बैठा लिया। वो बार बार उनके लिए खाना परोस रही थी और पुराने दिनों की बातें करती जा रही थी। तभी मुझे पता चला कि कियाओ ली मान अभी अभी विदेश से वापस नहीं आई थी। असल में उन्हें जियांगचेंग लौटे पूरे 6 महीने हो चुके थे। उन्होंने यहाँ एक कल्चरल मीडिया कंपनी शुरू की थी और बहुत कम समय में ही उसे काफी बड़ा बना दिया था। अब वो सचमुच एक बड़ी बिजनेस वूमन थी। उनकी नेटवर्थ भी बहुत ज्यादा थी। बस पिछले 6 महीनों से वो कंपनी के काम में इतनी बिजी थी कि मॉम से मिलने का समय ही नहीं निकाल पाई। ये सुनकर मैं और भी हैरान रह गया। मतलब मैंने सिर्फ अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के साथ ही नहीं, बल्कि एक अरबपति महिला बॉस के साथ भी वन नाइट स्टैंड किया था। डिनर के दौरान मॉम बार बार मुझे पीने के लिए कह रही थी। मैंने कियाओ ली मान के लिए रेड वाइन का एक गिलास भरा, अपने लिए भी एक गिलास डाल लिया। कियाओ ली मान ने धीरे से वाइन का एक घूंट लिया, लेकिन उनकी नजरें बार बार मेरी तरफ चली जाती थी। उनकी आंखों में कई तरह की भावनाएं एक साथ थी। मॉम की मौजूदगी से मेरा हौसला भी बढ़ गया। मैंने धीरे धीरे उन्हें छेड़ना शुरू किया। मैंने अपना वाइन ग्लास उठाया और उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आंटी कियाओ, आपके जियांगचेंग वापसी की खुशी में ये जाम आपके नाम। कियाओ ली मान ने भी मुस्कुराते हुए अपना गिलास मेरे गिलास से टकरा दिया। मैंने भी वाइन का एक घूंट लिया। वो मुस्कुराई और बोली, थैंक यू चेन चेन। मैंने अपना गिलास नीचे रखा, फिर बिल्कुल सामान्य बनने की कोशिश करते हुए आंटी कियाओ से पूछा, आंटी कियाओ, आप तो हमेशा काम में बहुत बिजी रहती है, क्या कभी रिलैक्स होने के लिए बार भी जाती हैं? कुछ दिन पहले मैं अपने क्लासमेट्स के साथ बटरफ्लाई बार गया था। वहां मुझे लगा जैसे मैंने किसी को देखा हो जो बिल्कुल आपकी तरह दिख रही थी। शायद मेरी ही आंखों का धोखा रहा होगा। मेरी बात खत्म होते ही कियाओ ली मान के हाथ में पकड़ी हुई चॉपस्टिक अचानक कांप गई। वो लगभग उनके हाथ से गिर ही गई थी। उनका चेहरा पल भर में और भी सफेद पड़ गया। उन्होंने सिर उठाकर मुझे घूरा। उनकी आंखों में साफ चेतावनी दिखाई दे रही थी, लेकिन मॉम को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आखिर चल क्या रहा है। उन्होंने बस इतना सुना कि मैं बाहर गया था और तुरंत भड़क उठी। उन्होंने चॉपस्टिक नीचे रख दी, फिर मुझे डांटना शुरू कर दिया। तो फिर उस तरह की जगह पर गया था। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, बार ऐसी जगह होती है जहां हर तरह के लोग आते जाते हैं। वो किसी स्टूडेंट के जाने की जगह नहीं है। क्या ब्रेकअप के बाद तूने पढ़ाई भी छोड़ दी है? मैंने तुरंत मुस्कुराकर कहा, सॉरी मॉम, मुझसे गलती हो गई। मैं बस एक बार अपने क्लासमेट्स के साथ गया था, अब दोबारा कभी नहीं जाऊंगा। और वैसे भी शायद मैंने गलत देख लिया था। जिसे मैंने देखा वो बस थोड़ा सा आंटी कियाओ जैसा लग रहा था। असल में वो आप नहीं थी। ये सुनते ही कियाओ लीमान ने राहत की सांस ली। फिर उन्होंने मेरी मॉम की तरफ देखकर कहा, सिस्टर लान, कोई बात नहीं, चेन चेन अब बड़ा हो गया है। कभी कभी क्लासमेट्स के साथ बाहर जाकर रिलैक्स करना बिल्कुल नॉर्मल है। वैसे भी मैं खुद भी बहुत कम बार जाती हूँ, बस कभी कभी क्लाइंट्स के साथ सोशलाइज करने के लिए जाना पड़ता है। चेन चैन ने शायद किसी और को देख लिया होगा। इतना कहने के बाद उन्होंने फिर मुझे घूर कर देखा। उनकी वो नजर जैसे मुझे वहीं जिंदा निगल जाना चाहती थी, लेकिन मैं मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। मैंने सिर झुकाकर चुपचाप खाना खाना शुरू कर दिया। फिर भी
मेरे होठों की मुस्कान छिप नहीं रही थी। उस दिन का पूरा डिनर मैंने धड़कते दिल के साथ किया, लेकिन ये सब बेहद रोमांचक भी लग रहा था। मैं पूरे समय उन्हें हल्का हल्का छेड़ता रहा, बीच बीच में जानबूझकर ऐसी बातें कह देता जिनका मतलब सिर्फ हम दोनों ही समझ सकते थे। उन्हें कभी शर्म आती, कभी गुस्सा, लेकिन मॉम के सामने वो कुछ भी नहीं कह सकती थी। उन्हें इस तरह परेशान होते देखकर मुझे हंसी आ रही थी। उधर कियाओली मान पूरे समय खुद को शांत बनाए रखने की कोशिश करती रही। वो मॉम से बातें करती रही और बीच बीच में मुझे आंखों से चेतावनी भी देती रही। पूरा खाना खत्म होने तक उन्होंने मुश्किल से कुछ निवाले ही खाए और वाइन भी लगभग नहीं पी, लेकिन मैंने काफी पी ली थी। उनके गाल हमेशा की तरह हल्के हल्के लाल हो गए थे। उन्हें देखकर मेरा दिल फिर बेचैन होने लगा। आखिरकार खाना खत्म हो गया। मॉम बर्तन समेटने लगी। तभी कियाओली मान उठी और बोली कि अब उन्हें चलना चाहिए, लेकिन मॉम ने तुरंत उन्हें रोक लिया। अरे तुमने वाइन पी है, अब ड्राइव कैसे करोगी? वैसे भी चेन चेन ने अभी अभी ड्राइविंग लाइसेंस लिया है, उसे तुम्हें घर छोड़ाने दो। चेन चेन, जल्दी से अपनी आंटी को घर छोड़कर आ, उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाकर ही वापस आना। यह सुनते ही मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने तुरंत सिर हिलाया। ठीक है मॉम, मैं उन्हें आराम से घर छोड़कर आऊंगा। कियाओली मान ने मना करने के लिए मुंह खोला, लेकिन मॉम ने उन्हें एक शब्द भी बोलने का मौका नहीं दिया। उन्होंने हंसते हुए उन्हें दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। बस तय हो गया, तुम मुझे चिंता होगी तो मुझे चिंता होगी। चेन चेन तुम्हें छोड़ कर आएगा। वैसे भी ये उसके लिए अच्छा मौका है। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी बिजनेस वुमन कैसे बनी? वो तुमसे बहुत कुछ सीख पाएगा, उसकी सोच भी और खुल जाएगी। कियाओली मान के पास अब मना करने का कोई बहाना नहीं बचा था। मेरे पास भी हामी भरने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं कार की चाबी हाथ में लेकर उनके पीछे पीछे चल पड़ा। हम दोनों नीचे उतरकर अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ जाने लगे। पूरे रास्ते हम दोनों में से किसी ने भी एक शब्द नहीं कहा। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सुनाई दे रही थी तो बस खाली पार्किंग में गूंजती हमारे कदमों की आवाजें। हम एक सफेद पोर्शे पेनामेरा के सामने आके रुके। कियाओली मान वहीं रुक गईं। उन्होंने कार की चाबी दबाई। दरवाजा अनलॉक हो गया। फिर वो मेरी तरफ मुड़ी। उनके चेहरे पर मौजूद शालीन मुस्कान पल भर में गायब हो चुकी थी। अब उनकी जगह शर्म और गुस्से से भरा चेहरा था। उन्होंने दांत भींचकर धीमी आवाज में पूछा, डिनर टेबल पर तुम्हारा क्या मतलब था? मैं कार से टिककर खड़ा हो गया। उनका फूला हुआ चेहरा देखकर मुझे वो बेहद प्यारी लग रही थी। मैं शरारती मुस्कान के साथ बोला, कुछ खास नहीं आंटी कियाओ, बस आपका हाल चाल पूछ रहा था। वैसे उस रात आपकी नींद कैसी रही? चुप। वो तुरंत तिलमिला उठी। उन्होंने झट से हाथ बढ़ाकर मेरा मुंह बंद कर दिया। मैंने उसी पल उनकी कलाई पकड़ ली। उनका हाथ बेहद मुलायम था, बिल्कुल उसी रात जैसा एहसास। मैंने उनकी कलाई थामे रखी। मुझे उनकी तेज धड़कती नब्ज साफ महसूस हो रही थी। मेरा दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। मैं खुद को रोक नहीं पाया। एक कदम और आगे बढ़ गया। अब हम दोनों लगभग एक दूसरे के बिल्कुल करीब खड़े थे। अंडरग्राउंड पार्किंग में हल्की सी रोशनी थी। सिर्फ इमरजेंसी लाइट की धुंधली किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थी। उनकी लंबी पलकों में हल्की सी कंपन थी। गाल शर्म से लाल हो चुके थे। हम दोनों की सांसें भी तेज हो गई थी। मैंने धीमी आवाज में कहा, आंटी कियाओ, आप मुझसे इतनी दूर क्यों भाग रही है? मैंने उनकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, उस रात तो आप ऐसी बिल्कुल नहीं थी। आपने खुद मुझे बाहों में भर लिया था और कितने प्यार से मुझे छोटे ब्रदर कह रही थी। अब मुझे देखते ही ऐसा क्यों लगता है जैसे आपने कोई भूत देख लिया हो? मेरी बात सुनकर कियाओली मान का चेहरा और भी लाल हो गया। उन्होंने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई। गुस्से से उनकी आंखें भी लाल हो गई। उन्होंने दांत भींचकर कहा, सुबह सुबह मुझे छोड़ दो, ज्यादा हद मत पार करो। उस रात जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। हम दोनों ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। बस ऐसे समझो कि कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है, मैंने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। नहीं, मैंने उनकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मेरे लिए वो कोई हादसा नहीं था। कियाओली मान, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है या फिर वो इंसान जिन्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। उस रात जो हुआ उसने मुझे पूरी तरह बदल दिया। मेरी बात सुनकर उनकी आंखों में साफ हैरानी झलक गई। शायद उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा जवाब दूंगा। मैंने धीरे से उनकी कलाई छोड़ दी, फिर ड्राइवर साइड का दरवाजा खोल दिया। उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। बैठिए आंटी कियाओ, मॉम ने मुझे आपको सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी है। मैं उन्हें चिंता नहीं करने दे सकता। बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। कियाओली मान काफी देर तक वहीं खड़ी मुझे देखती रही। आखिरकार उन्होंने दांत पीछे और चुपचाप जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। मैंने इंजन स्टार्ट किया। मैंने कार अंडरग्राउंड पार्किंग से बाहर निकाली और सीधे नदी की तरफ गाड़ी मोड़ दी। मुझे पता था कि जियांगचेंग के सबसे आलीशान रिवर व्यू अपार्टमेंट्स उसी इलाके में है। कियाओली मान जैसी बड़ी बिजनेस वुमन
वहीं रहती होंगी। पूरे रास्ते कार के अंदर अजीब सी खामोशी छाई रही। बस एसी की हल्की सी आवाज सुनाई दे रही थी। कियाओली मान पैसेंजर सीट पर चुपचाप से टिकाकर बैठी थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। उनका चेहरा हमेशा की तरह बेहद नरम और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन साफ दिखाई दे रहा था कि उनके दिल में बहुत उथल पुथल चल रही थी। काफी देर बाद आखिर उन्होंने ही चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज बहुत धीमी थी। उस रात जो कुछ हुआ, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके बारे में कभी किसी को मत बताना, खासकर अपनी मॉम को तो बिल्कुल भी नहीं। वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो शायद हमारी दोस्ती भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मैंने हल्के से सिर हिलाया, सामने सड़क पर नजर रखते हुए कहा, मैं मॉम को कुछ नहीं बताऊंगा जब तक आप खुद उन्हें बताना न चाहे। ये सुनते ही कियाओ लीमान ने राहत की सांस ली। फिर धीरे से बोली, बस उस रात को एक हादसा समझकर भूल जाओ। जो हो गया सो हो गया। क्या हम दोनों अब से बस एक आम आंटी और भांजे की तरह नहीं रह सकते? मैंने उनकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। आंटी कियाओ, क्या आपको सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है? हम दोनों के बीच जो कुछ हो चुका है, उसके बाद मैं आपको एक आम आंटी की तरह कैसे देख सकता हूँ? जब भी मैं आपको देखता हूँ, मुझे उसी रात की याद आ जाती है। याद आता है आपने मुझे किस तरह अपनी बाहों में भर लिया था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी बात सुनते ही कियाओली मान का चेहरा फिर से लाल हो गया। उन्होंने हल्के से मुझे मारते हुए कहा, अरे तुम गाड़ी चला रहे हो, ऐसी बेकार की बातें मत करो। मैं हंसते हुए थोड़ा बच गया। मैं बेकार की बातें नहीं कर रहा, मैं सच कह रहा हूँ। आंटी कियाओ, एक बात पूछूं, उस रात आप इतनी ज्यादा नशे में क्यों थी? और आप जैसी हैसियत वाली महिला किसी अजनबी आदमी से खुद आकर बात क्यों करेंगी? मेरी बात सुनते ही उनके चेहरे का रंग बदल गया। उनकी आंखों में अकेलेपन की एक हल्की सी झलक उभर आई, साथ ही थोड़ा सा गुस्सा भी। उन्होंने तुरंत चेहरा घुमाकर खिड़की के बाहर देखना शुरू कर दिया। फिर धीमी आवाज में बोली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। मैंने तुरंत जवाब दिया, कैसे नहीं है? हम दोनों के बीच जो रिश्ता बन चुका है, उसके बाद आपकी हर बात अब मेरी भी बात है। मैं उस औरत से अपना रिश्ता अधूरा नहीं छोड़ सकता जो मेरी जिंदगी में आ चुकी है। कियाओ ली मान काफी देर तक चुप रही। आखिरकार उन्होंने गहरी सांस ली और मुझे पूरी सच्चाई बता दी। उनके एक्स हस्बैंड का नाम झाओ फेंग था। दोनों की शादी पूरे 8 साल चली, लेकिन आखिर में स्वभाव नहीं मिलने की वजह से और इतने सालों तक बच्चा न होने के कारण दोनों का तलाक हो गया। तलाक के समय कियाओ ली मान ने झाओ फेंग को 1 करोड़ युआन दे दिए थे, जो किसी भी इंसान के लिए पूरी जिंदगी आराम से जीने के लिए काफी थे। लेकिन पैसे मिलने के बाद भी झाओ फेंग नहीं सुधरा। वो हर दिन जुआ खेलने लगा। 2 साल भी पूरे नहीं हुए और उसने पूरे 1 करोड़ युआन उड़ा दिए। ऊपर से कैसीनो का करोड़ों का कर्ज भी चढ़ गया। जब कियाओ ली मान वापस जियांगचिंग लौटी तो झाओ फेंग को यह बात पता चल गई। उसके बाद वो हर रोज उनका पीछा करने लगा, बार बार उनसे दोबारा शादी करने की जिद करता, लेकिन असलियत में उसे सिर्फ उनसे और पैसे चाहिए थे। कुछ रात पहले झाओ फेंग ने उन्हें बटरफ्लाई बार में मिलने के लिए बुलाया। उसने कहा था कि वो मुझसे गंभीरता से बात करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंची, झाओ फेंग ने चुपके से उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया। बस एक घूंट पीते ही उसे चक्कर आने लगे। उसका शरीर तपने लगा। धीरे धीरे उसकी चेतना धुंधली होने लगी। उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। झाओ फेंग का ध्यान हटते ही वो किसी तरह वहां से भाग निकली, लेकिन नशे और चक्कर की वजह से भागते भागते वो सीधे आकर मुझसे टकरा गई। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो अपने आप होता चला गया। ये सब सुनकर मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने स्टीयरिंग व्हील को इतनी जोर से पकड़ लिया कि लगा अभी तोड़ ही दूंगा। दांत भींचकर मैंने कहा, उस हरामी की इतनी हिम्मत, उसने तुम्हारी ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई। क्या वो इंसान कहलाने लायक भी है? कियाओ ली मान ने मेरी तरफ देखा। मेरे गुस्से को देखकर उनकी आंखों में हैरानी की हल्की सी झलक उभरी। फिर उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अब सब बीत चुका है। वैसे भी कोई बड़ी बात तो नहीं हुई। मैंने तुरंत उनकी तरफ देखा और गंभीर आवाज में कहा, कैसे कोई बड़ी बात नहीं हुई? अगर उस रात आप मुझसे नहीं टकराती और उस हरामी झाओ फेंग के हाथ लग जाती तो उसके बाद क्या होता, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। उसने तुम्हें हाथ लगाने की हिम्मत की है, मैं उसे इसकी कीमत जरूर चुकवाऊंगा। मेरी बात सुनकर कियाओ ली मान कुछ पल के लिए चुप रह गईं। वो काफी देर तक बस मुझे देखती रही। अब तक जिन जिन लोगों को इस बात का पता था, या तो सबने उन्हें यही कहा था कि बात को यही खत्म कर दो, या फिर उनकी दौलत देखकर उनसे फायदा उठाने की कोशिश की थी। लेकिन मैं पहला इंसान था जिसे ये सब सुनते ही सिर्फ गुस्सा आया और सबसे पहले उनके लिए खड़ा होने की बात की। उनकी आंखें धीरे धीरे नरम पड़ गईं। उनकी आवाज भी पहले से कहीं ज्यादा मुलायम हो गई। चेन चेन, तुम अभी सिर्फ एक स्टूडेंट हो, इन सब मामलों में मत पड़ो। झाओ फेंग बहुत बड़ा बदमाश है, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे।
मैं हल्का सा हंस पड़ा। मैं तो नंगे पैर वाला आदमी हूँ, जूते पहनने वालों से कभी नहीं डरता। वो तो खुद करोड़ों के जुए के कर्ज में डूबा हुआ आदमी है, मैं उससे क्यों डरूं? आंटी कियाओ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये मामला अब मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं वादा करता हूँ वो दोबारा कभी आपको परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। कियाओ ली मान ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में कई तरह की भावनाएं एक साथ उमड़ रही थी। वो जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस हल्के से सिर हिला दिया। कुछ देर बाद हमारी कार नदी किनारे बने रिवरव्यू नंबर 1 रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स पहुंच गई। ये जियांगचेंग का सबसे आलीशान रिहायशी इलाका था, जहां एक एक फ्लैट की कीमत करोड़ों युआन तक पहुंचती थी। मैंने कार अंडरग्राउंड पार्किंग में लगाई, इंजन बंद कर दिया, फिर उनकी तरफ मुड़कर देखा। कियाओ ली मान ने हल्के से सिर हिलाया। उन्होंने सीट बेल्ट खोल दी। काफी देर तक चुप रहने के बाद धीरे से बोली, आज मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक यू, और उस रात जो हुआ उसके लिए भी थैंक यू। मैं एक पल के लिए चौंक गया, फिर हंसकर बोला, थैंक यू, फायदा तो मैंने उठाया था। मेरी बात सुनते ही कियाओ ली मान का चेहरा फिर से लाल हो गया। उन्होंने हल्के से मुझे थपकी मारी और नाराज होकर बोली, जरा सीरियस हो सकते हो? मैं सच में तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रही हूँ। अगर उस रात तुम नहीं होते तो आज मेरे साथ क्या होता मैं खुद भी नहीं जानती। मैंने उनकी हल्की सी लाल हुई आंखों की तरफ देखा। मेरा दिल अचानक बहुत नरम पड़ गया। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और प्यार से उनके सिर पर हाथ फेर दिया। कोई बात नहीं, तुम्हारी रक्षा करना अब मेरी जिम्मेदारी है। मेरी ये बात सुनते ही कियाओ ली मांग का पूरा शरीर जैसे थम गया। उन्होंने धीरे से मेरी तरफ देखा। उनकी लंबी पलकें हल्का सा कांप रही थी। उनकी आंखों में एक ऐसा एहसास था जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल था। उस वक्त हम दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे। हमारी सांसें तक एक दूसरे से टकरा रही थी। कार के अंदर का माहौल अचानक बेहद नाजुक हो गया। मेरी नजर उनके गुलाबी होठों पर टिक गई। मैं खुद को रोक नहीं पाया। धीरे धीरे उनकी तरफ झुकने लगा। बस मेरे होंठ उनके होठों को छूने ही वाले थे कि उन्होंने अचानक अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और हल्के से मुझे पीछे धकेल दिया। उनकी आवाज में साफ घबराहट थी। ऐसा नहीं हो सकता चेन चेन, मैं तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। मैंने उनका घबराया हुआ चेहरा देखा और उन्हें जबरदस्ती मजबूर नहीं किया। मैं बस मुस्कुराया। ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कियाओ लीमान, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और ये बात कभी नहीं बदलेगी। कियाओ लीमान काफी देर तक बस मुझे देखती रही। उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जल्दी से कार का दरवाजा खोला और जैसे किसी से भाग रही हो वैसे ही बाहर निकल गई। कार से उतरते ही वो तेजी से लिफ्ट की तरफ चली गई। उन्होंने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। मैं कार में ही बैठा रहा, लिफ्ट के नंबरों को एक एक मंजिल ऊपर जाते हुए देखता रहा और फिर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। ये सब सच में बहुत दिलचस्प हो रहा था। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब मैं पहले की तरह बिना किसी मकसद के कॉलेज नहीं जाता था। अब मेरी जिंदगी का एक साफ लक्ष्य था। मैंने अक्सर कियाओ ली मान की कंपनी जाना शुरू कर दिया। बहाना यही होता था कि मॉम ने उनका हालचाल पूछने भेजा है और मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कहीं झाओ फेंग उन्हें फिर से परेशान तो नहीं कर रहा। कियाओ ली मान की कंपनी जियांगचेंग के सबसे व्यस्त सीबीडी इलाके में थी। पूरा का पूरा एक फ्लोर सिर्फ उनकी कंपनी का था। हर तरफ हाई एंड और शानदार इंटीरियर था। पहली बार जब मैं वहां पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने मुझे रोक लिया। उन्होंने पूछा, आप किससे मिलना चाहते हैं? मैंने कहा, मुझे कियाओ ली मान से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट मुझे हैरानी से देखने लगी। तब मैंने कियाओ ली मान की सेक्रेटरी को फोन कर दिया। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि उनकी सेक्रेटरी खुद नीचे दौड़ती हुई आ गई और मुझे ऊपर उनके ऑफिस तक लेकर गई। पूरे रास्ते वो मुझे हैरानी से देखती रही, जैसे सोच रही हो कि आखिर मैं कौन हूँ। जब मैं कियाओ ली मान के ऑफिस में पहुंचा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस में बिजी थी। मुझे देखते ही वो एक पल के लिए चौंक गई। उनके हाथ से पेन लगभग गिर ही गया था। उन्होंने तुरंत कंप्यूटर की तरफ देखकर कहा, 1 मिनट रुकिए, फिर माइक्रोफोन म्यूट कर दिया और दांत भींचकर मेरी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आ गए? मैं मुस्कुराते हुए उनकी टेबल तक गया, अपने हाथ में पकड़ा हुआ थर्मस टेबल पर रखा, फिर कहा, मॉम ने आपके लिए सूप भेजा है। उन्होंने कहा, आप इन दिनों काम में बहुत बिजी रहती है, इसलिए थोड़ा अपना भी ध्यान रखिए। और हाँ, मैं ये भी देखने आया था कि कहीं झाओ फेंग फिर से आपको परेशान तो नहीं कर रहा। कियाओ ली मान ने मुझे गुस्से और बेबसी से देखा, फिर धीरे से बोली, मैं अभी मीटिंग में हूँ, तुम बाहर जाकर इंतजार करो। मैंने बिना कोई बहस किए सिर हिला दिया और ऑफिस के सोफे पर जाकर चुपचाप बैठ गया। उनकी मीटिंग आधे घंटे से भी ज्यादा चली। मीटिंग खत्म होने के बाद कंपनी के कर्मचारी फाइलें देने अंदर आने लगे। हर कोई सोफे पर बैठे मुझे चोरी छिपे जिज्ञासा से देख रहा था और जब वो बाहर निकलते तो दरवाजे पर खड़े होकर
आपस में धीरे धीरे कुछ फुसफुसाने लगते। बिना सोचे भी मुझे समझ आ गया था, मुझे देखकर वो लोग जरूर यही बातें कर रहे होंगे। आखिर इस जवान लड़के का उनकी खूबसूरत बॉस के साथ रिश्ता क्या है? सबके जाने के बाद कियाओ ली मान मेरे पास चली आई। उन्होंने दोनों हाथ कमर पर रखे, फिर मुझे घूरते हुए नाराज आवाज में बोली, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? हर रोज मेरी कंपनी चले आते हो। अब कंपनी के लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं। मैंने बिना कुछ कहे थर्मस खोला, उसमें से सूप निकालकर उनके सामने बढ़ा दिया, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जो कहना है उन्हें कहने दीजिए। वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ आपके लिए सूप लेकर आया हूँ, कोई गलत काम करने तो नहीं आया। जल्दी से पी लीजिए। मॉम के हाथ का बनाया हुआ सूप ठंडा हो गया तो उसका स्वाद अच्छा नहीं रहेगा। कियाओ ली मान ने मेरे हाथ में पकड़े सूप की तरफ देखा। वो कुछ देर तक झिझकती रही, लेकिन आखिर में उन्होंने सूप ले लिया। फिर धीरे धीरे छोटे छोटे घूंट भरकर पीने लगी। सूप पीते हुए वो बेहद शांत और खूबसूरत लग रही थी। उनकी लंबी पलकें झुकी हुई थी और उनकी आंखों के सारे जज्बात उनके भीतर ही छिपे हुए थे। मैं सामने बैठा बस उन्हें देखता रहा। जितना ज्यादा मैं उन्हें देखता उतना ही मुझे एहसास होता कि ये औरत कितनी ज्यादा आकर्षक है। उस दिन के बाद मैं लगभग हर रोज उनकी कंपनी जाने लगा। कभी मॉम के हाथ का बना हुआ खाना लेकर जाता, अगले दिन उनके लिए फल ले जाता, उसके अगले दिन फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंच जाता। बहाना हमेशा यही होता कि मॉम ने उनका ध्यान रखने को कहा है, लेकिन सच तो ये था कि मैं बस उन्हें हर रोज देखना चाहता था। धीरे धीरे कंपनी के लगभग सभी लोगों ने मान लिया कि मैं कियाओ ली मान का बॉयफ्रेंड हूँ। अब सब लोग मुझे भी इज्जत से देखने लगे थे, यहाँ तक कि रिसेप्शनिस्ट भी हर बार मुझे देखते ही मुस्कुराकर कहती, हेलो मिस्टर लिन। शुरुआत में कियाओ ली मान मुझे कई बार वापस भेजने की कोशिश करती थी, लेकिन बाद में जब उन्हें समझ आ गया कि मैं मानने वाला नहीं हूं, तो उन्होंने भी मुझे आने देना शुरू कर दिया। हाँ, जब भी मैं उनके कर्मचारियों के सामने उन्हें छेड़ता, वो शर्म से लाल हो जाती और गुस्से में मुझे घूरती, लेकिन उन्होंने कभी सच में मुझसे नाराजगी नहीं दिखाई। मुझे लगा अब जिंदगी ऐसे ही आराम से चलती रहेगी, मैं धीरे धीरे उनका दिल जीतूंगा और एक दिन वो खुद मुझे अपना लेंगी। लेकिन 2 हफ्ते बाद सब कुछ बदल गया। उस दिन मैं क्लास में बैठा था, तभी अचानक कियाओ ली मान का फोन आ गया। फोन पर उनकी आवाज बहुत घबराई हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाली हों। चेन चेन, क्या तुम अभी आ सकते हो? उनकी आवाज सुनते ही मुझे समझ आ गया कि कुछ बहुत गड़बड़ है। मैं तुरंत घबरा गया। अब क्लास में बैठना नामुमकिन था। मैंने टीचर से पेट दर्द का बहाना बनाया और क्लास से भाग निकला। दौड़ते दौड़ते मैंने पूछा, क्या हुआ? क्या फिर से वो हरामी जाओ फेंग तुम्हें परेशान करने आ गया? तुम अभी कहाँ हो? मैं तुरंत आ रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। कियाओ ली मान की आवाज बहुत धीमी थी, हल्की सी कांप भी रही थी। सेंट्रल हॉस्पिटल, तुम यहाँ आ जाओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। मैं बुरी तरह घबरा गया। मुझे लगा उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। मैंने तुरंत एक टैक्सी रोकी और शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ा। पूरे रास्ते मेरा दिल गले में अटका हुआ था। दिमाग में सिर्फ बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। करीब 20 मिनट बाद मैं शहर के सेंट्रल हॉस्पिटल के गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट पहुंच गया। वहीं कॉरिडोर में मैंने कियाओ ली मान को देखा। वो अकेली बेंच पर बैठी थी। उन्होंने सफेद रंग का सूट पहन रखा था। उनके बाल थोड़े बिखरे हुए थे। उनके हाथ में एक रिपोर्ट थी, सिर झुका हुआ था। उनके कंधे हल्के हल्के कांप रहे थे। वो बेहद लाचार और बेबस लग रही थी। मैं तुरंत उनके पास भागकर पहुंचा, उनके सामने झुककर बैठ गया। घबराकर उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या हुआ लीमान? तुम्हारी तबीयत कहाँ खराब है? क्या उस हरामी झाओ फेंग ने फिर से तुम्हें कुछ किया? बस मुझे बता दो, मैं उसे जान से मार दूंगा। कियाओ ली मान ने धीरे से सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थी और आंसुओं से भरी हुई थी। वो काफी देर तक बिना कुछ बोले मुझे देखती रही। फिर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ी हुई रिपोर्ट मेरी तरफ बढ़ा दी। मैंने हैरानी से वो कागज लिया, नीचे नजर डाली। वो प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट थी। उस पर साफ लिखा था, यूटरस में लगभग 5 हफ्ते की प्रेगनेंसी। मेरा दिमाग सुन पड़ गया। एक पल के लिए सब कुछ खाली हो गया। मेरे हाथ से वो रिपोर्ट लगभग गिर ही गई। मैं पूरी तरह जड़ हो गया। काफी देर तक वहीं बैठा रह गया। मेरे दिमाग में बस 3 बातें बार बार घूम रही थी। प्रेग्नेंट, कियाओ ली मान प्रेग्नेंट है और बच्चा मेरा है। बस यही 3 बातें बार बार मेरे दिमाग में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैं तो सांस लेना तक भूल गया था। मैंने अपनी मॉम की बेस्ट फ्रेंड के साथ रात बिताई थी और अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। उस पल मुझे पहली बार मॉम की कही हुई बात याद आई, नदी किनारे चलोगे तो जूते गीले हुए बिना नहीं रहेंगे। लेकिन मेरे तो सिर्फ जूते ही नहीं भीगे, मैं तो सीधा नदी में ही गिर पड़ा था। कियाओ ली मान ने मेरा हैरान चेहरा देखा। उनकी आंखों से आखिरकार आंसू बह निकले।
रूंधी हुई आवाज में उन्होंने कहा, मुझे आज सुबह पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं, ये बच्चा तुम्हारा है। तब जाकर मुझे होश आया। मैंने उनकी सूजी हुई लाल आंखों की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल को कसकर पकड़ लिया हो। दिल में एक अजीब सी टीस उठी। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाया और उनके चेहरे से आंसू पोंछ दिए। लेकिन तभी मेरी वही शरारती आदत फिर से जाग गई और मेरे मुंह से अचानक निकल गया, क्या मैं सच में इतना कमाल हूं? कियाओ ली मान अभी रो ही रही थी। मेरी ये बात सुनते ही वो एक पल के लिए बिल्कुल चुप रह गई। उनके चेहरे पर आंसू अब भी थे, लेकिन उनके चेहरे पर एक साथ गुस्सा भी था और हंसी भी। उन्होंने हाथ उठाकर मुझे हल्का सा मारा और रोते रोते बोली, क्या तुम कभी सीरियस भी हो सकते हो? मैं यहाँ इतनी परेशान हूँ और तुम्हें अभी भी मजाक सूझ रहा है। मैंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया, उन्हें सहारा देकर अपने पास बैठाया, फिर उनके हाथ में पकड़ी हुई प्रेगनेंसी रिपोर्ट को देखा। उस वक्त मेरे दिल में क्या चल रहा था मैं खुद भी उसे शब्दों में नहीं बता सकता। सदमा था, घबराहट भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा एक अजीब सी खुशी थी। और उसके साथ जिंदगी में पहली बार जिम्मेदारी का एहसास भी। मैं सिर्फ 22 साल का था, अब भी कॉलेज का स्टूडेंट्स था, लेकिन मैं पिता बनने वाला था। और मेरे बच्चे की माँ मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड थी, जो मुझसे पूरे 16 साल बड़ी थी। अगर ये बात किसी और को बताई जाती तो शायद हर कोई दंग रह जाता, लेकिन मुझे बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। उल्टा मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी। मैंने कियाओ ली मान की तरफ देखा और गंभीर आवाज में पूछा, अब तुम क्या करना चाहती हो? कियाओ ली मान ने हल्के से नाक खींची, अपने आंसू पोंछे, एक गहरी सांस ली, फिर मेरी आंखों में देखते हुए दृढ़ आवाज में बोली, मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। मैं एक पल के लिए चुप रह गया, फिर मुस्कुराकर सिर हिलाया। अगर तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहती हो तो हम इसे जन्म देंगे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। इस बार हैरान होने की बारी कियाओली मान की थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें हैरानी से भर गईं। शायद उन्हें लगा था कि मैं उनसे अबॉर्शन करवाने को कहूंगा या फिर इस बच्चे से अपना रिश्ता तोड़ दूंगा। शायद वो ये भी सोच रही थी कि मैं उनसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। वो काफी देर तक मुझे देखती रही, फिर धीरे से अपने बैग से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, मैं इस बच्चे को खुद पाल सकती हूँ, तुम्हें इसकी कोई जिम्मेदारी लेने की जरूरत नहीं है। इस कार्ड में 50 लाख युआन है। ग्रेजुएशन के बाद तुम इससे घर और कार खरीद सकते हो। बस मेरी एक ही शर्त है, इस बात का कभी किसी से जिक्र मत करना, खासकर अपनी मॉम को तो बिल्कुल भी मत बताना। बस ऐसे समझ लेना कि इस बच्चे का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, ठीक है? मैंने अपने हाथ में रखा बैंक कार्ड देखा, फिर कियाओली मान की तरफ देखा और अचानक हंस पड़ा। मैंने वो बैंक कार्ड वापस उनके हाथ में रख दिया, उनकी आंखों में देखते हुए एक एक शब्द साफ बोलते हुए कहा, कियाओली मान, आपने मुझे आखिर समझ क्या रखा है? क्या मैं ऐसा आदमी हूँ जो किसी औरत के साथ रात बिताने के बाद उसके पेट में अपना बच्चा छोड़कर दूसरे के पैसे लेकर भाग जाएगा? क्या मैं इतना बेजिम्मेदार इंसान हूँ? कियाओ लीमान मुझे हैरानी से देखने लगी, उनकी आंखों में उलझन साफ दिखाई दे रही थी। फिर तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने बिना झिझके उनका हाथ पकड़ लिया, उनकी आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में कहा, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए, ये बच्चा मेरा है, इसकी जिम्मेदारी भी मेरी है और आप भी मेरी हैं। कियाओ लीमान, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? कियाओ लीमान तुरंत घबरा गईं। उन्होंने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया, यकीन ना कर पाने वाली नजरों से मुझे देखते हुए बोली, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे पूरे 16 साल बड़ी हूँ, मैं तुम्हारी मॉम की बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हें मुझे आंटी कहना चाहिए। हम दोनों शादी कैसे कर सकते हैं? अगर तुम्हारी मॉम को ये सब पता चल गया तो वो गुस्से से पागल हो जाएंगी। मैं पागल नहीं हुआ हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखते हुए पूरी गंभीरता से कहा, उम्र से क्या फर्क पड़ता है? 16 साल बड़ी है तो क्या हुआ? यांग झेनिंग और वेंग फैन के बीच तो 54 साल का अंतर है, फिर भी वो आज तक साथ है। और फिर आप मेरी मॉम की बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सगी आंटी नहीं। हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है, कानून भी हमारी शादी से नहीं रोकता। लेकिन तुम्हारी मॉम, कियाओ ली मान की आवाज कांपने लगी, लान जी ये मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, मैं उनके बेटे के साथ हूँ और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तुम्हें सच में लगता है कि वो ये सब स्वीकार कर लेंगी? वो मुझसे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगी? मैं मॉम से बात करूंगा, मैंने दृढ़ आवाज में कहा। मॉम का गुस्सा जरूर तेज है, लेकिन वो सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करती हैं और मैं सबसे ज्यादा आपसे। अगर हम दोनों सच्चे दिल से साथ रहना चाहते हैं तो एक दिन वो हमें जरूर स्वीकार कर लेंगी। और अगर उन्होंने हमें कभी स्वीकार नहीं भी किया तब भी मैं आपका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा और इस बच्चे को भी कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरी आंखों में भर आए आंसू देखकर कियाओ ली मान की आंखों से भी आंसू फिर बहने लगे। इस साल उनकी उम्र 38 साल थी। अपने एक्स हस्बैंड के साथ उन्होंने पूरे 8 साल की शादीशुदा जिंदगी बिताई थी। उनका हमेशा से एक ही सपना था कि उनका भी अपना एक बच्चा हो।
उन्होंने न जाने कितनी कोशिशें की, लेकिन वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। धीरे धीरे उन्होंने मान लिया था कि शायद उनकी जिंदगी में कभी अपना बच्चा नहीं होगा। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, सिर्फ एक हादसे ने उन्हें प्रेग्नेंट कर दिया। वो इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ये भी तय कर लिया था कि वो इस बच्चे को अकेले ही पालेंगी। यहाँ तक कि उन्होंने मुझे हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए पैसे देने का भी फैसला कर लिया था, ताकि मैं ये राज हमेशा के लिए अपने दिल में दफना दूं और फिर कभी उनकी या उनके बच्चे की जिंदगी में वापस ना आऊं। लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनसे 16 साल छोटा उनकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा, जब वो अपनी जिंदगी के सबसे डरावने और बेबस पल से गुजर रही होंगी, तो उनसे शादी करने की बात करेगा और उनसे कहेगा कि वो उनके और उनके बच्चे दोनों की जिम्मेदारी उठाएगा। वो काफी देर तक बस मुझे देखती रही। फिर उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने धीरे से उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उनकी पीठ सहलाते हुए धीरे से कहा, मत रो, मैं हूं ना, चाहे आसमान ही क्यों न टूट पड़े, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को हमेशा सुरक्षित रखूंगा। ये सुनते ही कियाओ ली मान पूरी तरह मेरी बाहों में सिमट गई। वो रो रही थी, उनका शरीर कांप रहा था। सालों से उनके दिल में दबा हुआ दर्द, बेबसी और अकेलापन, सब कुछ उसी पल आंसुओं के साथ बाहर निकल आया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मेरी जिंदगी आधिकारिक तौर पर एक होने वाले पिता की जिंदगी बन गई। मैं सीधे कियाओ ली मान के रिवर व्यू पेंट हाउस में शिफ्ट हो गया। बहाना यही था कि मुझे उनकी देखभाल करनी है। शुरुआत में कियाओ ली मान ने इसका विरोध किया, लेकिन मैं किसी भी हालत में मानने वाला नहीं था। ऊपर से प्रेगनेंसी के बाद उन्हें मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज्यादा होने लगी थी। ऐसे में उनके पास किसी का रहना जरूरी था। आखिरकार उन्होंने भी हामी भर दी। उस दिन से मैंने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए खाना बनाना सीखना शुरू कर दिया। दिन रात मोबाइल पर वीडियो देखकर सीखता रहता, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। मुझे ये सब किताबों के चैप्टर से भी ज्यादा अच्छे से याद हो गया था। शुरुआत में कभी खाने में नमक ज्यादा पड़ जाता, तो कभी चीनी। खाने का स्वाद इतना खराब होता कि कियाओ ली मान एक निवाला खाते ही उल्टी कर देती। उन्हें तकलीफ में देखकर मेरा दिल टूट जाता। मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता। मैं चुपके से किचन में जाकर अपने हाथ का बनाया हुआ सारा खाना फेंक देता। कई बार तो मेरी आंखों में भी आंसू आ जाते। कियाओ ली मान ने ये सब देख लिया। वो चुपचाप मेरे पीछे आई और पीछे से मुझे गले लगा लिया। धीरे से बोली, कोई बात नहीं, आराम से सीखो, तुम पहले से ही बहुत अच्छा कर रहे हो। उस दिन के बाद मैं हर रोज घर की हाउसकीपर से खाना बनाना सीखने लगा। लगातार आधे महीने तक प्रैक्टिस की और आखिरकार मैं प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ठीक ठाक खाना बनाना सीख गया। कियाओ ली मान अब मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना मुस्कुराकर खाने लगी। वो अक्सर मुस्कुराकर कहती, तुम्हारा बनाया हुआ खाना मेरी आंटी से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सिर्फ उनके खाने का ही नहीं, मैं हर चीज का ध्यान रखता था। हर रोज उनके साथ टहलने जाता, उन्हें मजेदार बातें सुनाता, उन्हें हंसाने की कोशिश करता। जब उनकी मॉर्निंग सिकनेस बढ़ जाती तो मैं उनका पेट सहलाता, उन्हें पानी पिलाता और पूरी रात उनके साथ जागकर उनकी देखभाल करता। मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं होती थी। कियाओ ली मान हर दिन मुझे अपने लिए भाग दौड़ करते हुए देखती। उनकी आंखें पहले से कहीं ज्यादा नरम होती जा रही थी और धीरे धीरे मेरे लिए उनका रवैया भी पूरी तरह बदलने लगा। अब वो पहले की तरह मुझसे दूरी नहीं बनाती थी। अब वो खुद मेरे पास आ जाती, कभी मुझसे लाड करती, कभी प्यार से मुझ पर सिर टिकाकर बैठ जाती। वो मुझे अपने काम की परेशानियां भी बताने लगी थी। कई बार वो चुपचाप मुझ पर सिर रखकर हमारे बच्चे के जन्म के बाद की जिंदगी की बातें करती। हमारा रिश्ता इसी तरह बहुत तेजी से आगे बढ़ने लगा। बस हमने आखिरी कदम अभी तक नहीं उठाया था। उसके अलावा हम दोनों किसी असली पति पत्नी से बिल्कुल अलग नहीं थे। हाँ, इन सब बातों से मेरी मॉम अब भी पूरी तरह अनजान थी। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं अपने एक क्लासमेट के साथ कॉलेज के बाहर किराए के घर में रहने लगा हूँ, ताकि पढ़ाई में आसानी हो। मॉम ने बिना ज्यादा सोचे मेरी बात मान ली, लेकिन जब भी वो मुझे फोन करती हर बार यही कहती कि कियाओ ली मान अकेली रहती है, उनका ध्यान रखा कर। मैं हमेशा मुस्कुराकर कहता, चिंता मत करो मॉम, मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। आखिर मैंने उनके साथ बच्चा भी तो प्लान कर लिया है। समय बहुत तेजी से बीतने लगा। देखते ही देखते कियाओ ली मान की प्रेगनेंसी लगभग 3 महीने की हो गई। उनका पेट भी हल्का सा दिखने लगा था। मॉर्निंग सिकनेस भी धीरे धीरे कम हो रही थी। उनके चेहरे की रंगत पहले से कहीं बेहतर हो गई थी। उनके पूरे शरीर से एक नरम और खूबसूरत माँ वाली चमक झलकने लगी थी। मैं जितना उन्हें देखता उतना ही उन्हें और ज्यादा पसंद करने लगता। मुझे लगा था अब हमारी जिंदगी ऐसे ही खुशी खुशी चलती रहेगी। लेकिन मुसीबत खुद चलकर हमारे सामने आ गई। उस दिन मैं कियाओ ली मान के साथ मॉल गया था। उन्हें मैटरनिटी कपड़े खरीदने थे। हम अभी मदर एंड बेबी सेक्शन में पहुंचे ही थे
कि सामने दो लोग दिखाई दिए, सू चिंग और वांग हाओ। मुझे देखते ही सू चिंग की आंखें चमक उठी, लेकिन अगले ही पल उसकी नजर मेरे बगल में खड़ी कियाओली मान पर पड़ी। आज कियाओली मान ने ढीली सी मैटरनिटी ड्रेस पहन रखी थी। उनके लंबे बाल खुले हुए थे और वो प्यार से मेरा हाथ पकड़े खड़ी थी। वो हमेशा की तरह बेहद जेंटल और एलिगेंट लग रही थी। प्रेग्नेंट होने के बाद भी उनकी खूबसूरती जरा भी कम नहीं हुई थी, बल्कि वो सू चिंग से कई गुना ज्यादा आकर्षक लग रही थी। सू चिंग का चेहरा तुरंत उतर गया। उसने ऊपर से नीचे तक कियाओली मान को देखा, फिर मेरी तरफ देखा और होंठों पर ताना मारती मुस्कान लाकर बोली, अब समझ में आया मेरे छोड़ने के बाद तुम्हें जरा भी दुख क्यों नहीं हुआ था। तो तुमने किसी अमीर औरत का सहारा ढूंढ लिया। मुझे तो लगा भी नहीं था कि तुम किसी औरत के पैसों पर जीने वाले इंसान निकले। तभी वांग हाओ भी आगे आ गया। उसने सू चिंग की कमर में हाथ डाल लिया, फिर मुझे तिरस्कार से देखते हुए बोला, किसी औरत के सहारे जीना कैसा लगता है? अगर चाहिए तो ब्रदर हाओ तुम्हें ऐसी कई अमीर औरतों से मिलवा सकता है। यकीन मान, ये बूढ़ी औरत से भी ज्यादा अमीर होंगी। उसकी ये बात सुनते ही कियाओ ली मान का चेहरा एकदम ठंडा पड़ गया। मैं पहले तो सोच रहा था कि इन दोनों से दो चार बातें करके निकल जाऊंगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने कियाओ ली मान को बूढ़ी औरत कहा, मेरे अंदर का गुस्सा फट पड़ा। मेरी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गई कि उनकी आवाज तक आने लगी। मैं उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि कियाओ ली मान ने पहले ही मेरा हाथ पकड़ लिया। वो एक कदम आगे बढ़ी और मुझे अपने पीछे कर लिया। उस पल उनके पूरे शरीर से एक ताकतवर महिला बॉस वाली आभा निकल रही थी। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, मैं अपने बॉयफ्रेंड पर पैसा खर्च करती हूँ, तो तुम दोनों को इससे क्या परेशानी है? उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसा दबदबा था कि सामने वाला अपने आप दब जाए। फिर उन्होंने सू चिंग की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, और तुम वही एक्स गर्लफ्रेंड हो जिसने इसे खुद छोड़ दिया था। सू चिंग कियाओ ली मान की दबंग मौजूदगी देखकर अनजाने में एक कदम पीछे हट गई, लेकिन उसने फिर भी खुद को संभालते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर तुम बड़ी बड़ी बातें कर रही हो, ये तो फिर भी एक कंगाल लड़का है। किसी औरत के सहारे जीने के अलावा इसे कुछ आता ही नहीं। बेकार इंसान। कियाओ ली मान हल्के से हंस पड़ी। उन्होंने ऊपर से नीचे तक सू चिंग को देखा। उनकी आंखों में साफ तिरस्कार था। मेरा चेन चेन जवान है, हैंडसम है, उसका चरित्र सीधा सादा है, और सबसे बड़ी बात, वो जिम्मेदारी लेना जानता है। तुम्हारे पास खड़े उस आदमी से 100 गुना बेहतर है, जो सिर्फ अपने परिवार के पैसों के भरोसे जीता है। तुम उसे गरीब कहती हो। ये कहते हुए कियाओ ली मान ने पूरे मॉल की तरफ इशारा किया, फिर बिल्कुल सहज आवाज में बोली, ये पूरा शॉपिंग मॉल हमारी कंपनी के सबसे बड़े कोऑपरेशन प्रोजेक्ट्स में से एक है। पूरा तीसरा फ्लोर, जहां मदर एंड बेबी सेक्शन है, उसमें मेरा निवेश है। मेरी कंपनी की कीमत 1 अरब युआन से भी ज्यादा है, और तुम्हारे बगल में खड़े इस आदमी के पूरे परिवार की संपत्ति उसका एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं बनती। अब बताओ, मेरे बॉयफ्रेंड को गरीब कहने का हक तुम्हें किसने दिया? उनकी ये बात सुनते ही सू चिंग और वांग हाओ दोनों के चेहरे सफेद पड़ गए। वांग हाओ के परिवार का बिजनेस बस छोटा मोटा ही था। उनकी कुल संपत्ति कुछ करोड़ युआन के आसपास थी। कियाओ ली मान जैसी अरबपति महिला के सामने उसकी कोई औकात ही नहीं थी। उसकी सारी अकड़ उसी पल निकल गई। कियाओ ली मान ने उनकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, और अभी तुमने मुझे बूढ़ी औरत कहा था ना? हाँ, इस साल मेरी उम्र 38 साल है, लेकिन मैंने अपनी मेहनत से शून्य से शुरुआत करके आज इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। मेरे पास घर है, गाड़ियां हैं, कंपनी है, और मुझे चाहने वाले लोगों की लाइन यहां से नदी के उस पार तक लगी हुई है। और तुम अभी मुश्किल से 20-22 साल की हो, खुद मेहनत करने का जरा भी इरादा नहीं, बस किसी अमीर आदमी को पकड़कर आराम की जिंदगी जीना चाहती हो। ऐसी लड़की मुझ पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकती है? सू चिंग का चेहरा पहले लाल हुआ, फिर बिल्कुल सफेद पड़ गया। वो वहीं खड़ी कांप रही थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। आसपास खरीदारी कर रहे लोग भी रुक गए। सब लोग उनकी तरफ इशारे करके धीरे धीरे बातें करने लगे। कई लोग तो खुलकर हंस भी रहे थे। कियाओ ली मान अब उनसे और एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती थी। उन्होंने अपना फोन निकाला और सीधे मॉल मैनेजर को कॉल कर दिया। मैनेजर झांग, यहाँ 2 लोग ग्राहकों को परेशान कर रहे हैं और मॉल का माहौल खराब कर रहे हैं। सिक्योरिटी को भेजिए, इन्हें बाहर निकाल दीजिए, और आज के बाद इन दोनों को इस मॉल में कभी अंदर मत आने दीजिए। फोन रखते ही कि मॉल के सिक्योरिटी गार्ड दौड़ते हुए आ गए। उन्होंने बिना कोई बात किए सीधे सू चिंग और वांग हाओ को बाहर ले जाना शुरू कर दिया। सू चिंग चीखती रही, छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। आसपास खड़े लोगों की हंसी के बीच दोनों को सिक्योरिटी गार्ड घसीटते हुए मॉल से बाहर ले गए। उन दोनों की बेइज्जत होकर जाती हुई हालत देखकर मेरे दिल को जो सुकून मिला, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। मैंने बिना सोचे कियाओ ली मान को गले लगा लिया, फिर उनके गाल पर हल्का सा किस कर दिया।
मैं हंसते हुए बोला, सिस्टर, आज तो आप कमाल की लग रही थी। मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ। मेरी बात सुनते ही कियाओ ली मान का चेहरा तुरंत लाल हो गया। उन्होंने हल्के से मुझे थपकी दी और धीमी आवाज में बोली, यहाँ बहुत लोग हैं, ऐसी शरारत मत करो। ऐसा तो उन्होंने कहा, लेकिन उनके होठों पर उभरती मुस्कान वो चाहकर भी छिपा नहीं सकी। उनकी आंखों में अब सिर्फ मुस्कान ही मुस्कान थी। उस दिन के बाद कियाओ ली मान ने हमारे रिश्ते को पूरी तरह स्वीकार कर लिया। उस रात जब हम घर लौटे तो वो चुपचाप आकर मुझसे टिक गईं। धीरे से बोली, पहले मुझे हमेशा लगता था कि हमारे बीच उम्र का इतना बड़ा फर्क है, ऊपर से हमारा रिश्ता भी ऐसा है, हम दोनों का साथ होना कभी मुमकिन नहीं होगा। लेकिन अब मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। बस जब तक मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ, दुनिया क्या कहती है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मैंने उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। उस पल मेरा दिल पूरी तरह पिघल गया। मैंने धीरे से झुककर उनके होठों को चूम लिया। इस बार उन्होंने मुझे दूर नहीं किया, उल्टा उन्होंने खुद अपने हाथ मेरे गले में डाल दिए और मेरे किस का जवाब दिया। हमारा रिश्ता हर दिन और गहरा होता जा रहा था। जिंदगी भी पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल लगने लगी थी। लेकिन उसी वक्त वो ढीठ झाओ फेंग फिर से हमारे सामने आ गया हुआ था। घर पर आंटी मेरे साथ कियाओ ली मान का ध्यान रख रही थी। एग्जाम खत्म होते ही मुझे आंटी का फोन आया। फोन पर उनकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। उन्होंने बताया कि झाओ फेंग घर आ गया है। वो दरवाजे पर खड़े होकर हंगामा कर रहा है, जबरदस्ती कियाओ ली मान से मिलने की जिद कर रहा है और लगातार दरवाजा पीट रहा है। ये सुनते ही मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैंने तुरंत फोन काटा और एक टैक्सी रोककर घर की तरफ भागा। पूरे रास्ते मैं मन ही मन झाओ फेंग को कोसता रहा। जब मैं घर पहुंचा तो झाओ फेंग अब भी दरवाजे पर तमाशा कर रहा था। उसके साथ दो और गुंडे जैसे दिखने वाले आदमी भी थे। तीनों को देखकर ही पता चल रहा था कि वो अच्छे लोग नहीं है। आसपास के पड़ोसियों ने भी अपने अपने दरवाजे खोल दिए थे। सब बाहर झांक कर तमाशा देख रहे थे और आपस में इशारे करके बातें कर रहे थे। उधर कियाओ लीमान के घर का दरवाजा कसकर बंद था। आंटी अंदर डरी हुई थी और लगातार मुझे फोन किए जा रही थी। मैं दौड़कर सीधे झाओ फेंग के सामने पहुंचा। उसका कॉलर पकड़कर जोर से अपनी तरफ खींचा। वो लड़खड़ाकर पीछे हो गया। मैंने दांत भींच कर कहा, हरामी, क्या मौत बुला रहा है, इतनी हिम्मत कि यहाँ आकर हंगामा करे। झाओ फेंग ने पहले मुझे ध्यान से देखा, फिर अचानक हंस पड़ा। उसके होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। उसने मेरा हाथ झटक दिया, फिर ऊपर से नीचे तक मुझे देखते हुए बोला, तू कौन है बे? अभी ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ और मेरे काम में दखल देने चला आया। मैं अपनी एक्स वाइफ से मिलने आया हूँ, तुझे क्या दिक्कत है? मैं ठंडी हंसी हंसा। एक्स वाइफ? पहले जाकर शीशे में अपनी शक्ल देख। तू उसे एक्स वाइफ कहने के लायक भी नहीं है। तलाक हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। इतने सालों से तू सिर्फ उससे पैसे ऐंठने के लिए उसके पीछे पड़ा है। अब उसके घर तक आकर तमाशा कर रहा है। जरा सी भी शर्म बची है या नहीं? झाओ फेंग ने घूरते हुए कहा, यह मेरे और मेरी एक्स वाइफ के बीच का मामला है। तू बीच में बोलने वाला कौन होता है? सुन लेली मान, मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं उसे घर ले जाने आया हूँ। अब तू चुपचाप यहाँ से निकल जा, वरना मैं तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करूंगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने बेशर्म लोग बहुत देखे हैं, लेकिन इतना बेशर्म इंसान पहली बार देख रहा हूँ। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे कहा, तेरा बच्चा झाओ फेंग, तुम दोनों का तलाक हुए पूरे 8 साल हो चुके हैं। इन 8 सालों में वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई। तो क्या तेरे स्पर्म नेजा है जो पूरे 8 साल बाद जाकर उनके पेट में पहुंचे हैं? चंक 19 एंड चंक 20 स्टार्ट। आसपास तमाशा देख रहे पड़ोसी जोर जोर से हंसने लगे। सब लोग झाओ फेंग की तरफ उंगली करके फुसफुसाने लगे, कितना बेशर्म आदमी है, इसे तो सिर्फ पैसों की पड़ी है। झाओ फेंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पूरी तरह भड़क उठा। उसने मुट्ठी भींची और सीधे मेरे चेहरे पर मुक्का मारने के लिए झपटा। हरामी, मैं पहले से ही उससे सावधान था। मैं तुरंत एक तरफ हट गया और उसी पल मैंने उसके पेट पर जोरदार लात मार दी। झाओ फेंग सीधे जमीन पर जा गिरा। दर्द से उसका चेहरा बिगड़ गया। काफी देर तक वो उठ भी नहीं पाया। उसके साथ आए दोनों गुंडे जैसे आदमी अपने बॉस को पिटता देखकर तुरंत मेरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं घबराया। मैंने अपना फोन निकाला और उनकी तरफ दिखाते हुए ठंडी आवाज में कहा, मैं पहले ही पुलिस को फोन कर चुका हूँ, वो बस पहुंचने ही वाली है और तुम लोगों का मेरे घर के बाहर हंगामा करना और हमें परेशान करना मैंने सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया है। झाओ फेंग, तुम पर तो पहले से ही कैसीनो का करोड़ों का कर्ज है ना। अगर आज पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले गई तो क्या तुम्हें लगता है कैसीनो वाले तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? मेरी ये बात सुनते ही दोनों गुंडे वहीं रुक गए। उनके चेहरे भी उतर गए। वो दोनों झाओ फेंग के साथ ही जुड़े हुए थे और उन्हें सबसे ज्यादा डर पुलिस और कैसीनो वालों से ही लगता था। झाओ फेंग भी घबरा गया।
वो किसी तरह जमीन से उठ खड़ा हुआ, फिर मुझे घूरते हुए बोला, तो बस इंतजार कर, ये मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है। इतना कहकर वो अपने दोनों साथियों के साथ वहां से भाग गया। उन्हें जाते हुए देखकर मैंने राहत की सांस ली, फिर मुड़कर दरवाजा खटखटाया। ली मान, सब ठीक है, अब बाहर आ जाओ। दरवाजा तुरंत खुल गया। कियाओ ली मान दौड़कर सीधे मेरी बाहों में आ गई। उनका पूरा शरीर कांप रहा था, उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। मैंने उन्हें कसकर अपने सीने से लगा लिया, धीरे धीरे उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, सब ठीक है, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं हूं ना। अब वो दोबारा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन उस दिन के बाद मुझे एक बात अच्छी तरह समझ आ गई, जब तक उस हरामी झाओ फेंग का हमेशा के लिए इंतजाम नहीं हो जाता, तब तक वो हमारे लिए खतरा बना रहेगा। अब वो पूरी तरह पागल हो चुका था, उस पर करोड़ों का जुए का कर्ज था। ऐसे लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर किसी दिन वो पागल होकर कियाओ ली मान या हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचा देता, तो मुझे पूरी जिंदगी पछताना पड़ता। इसलिए मैंने झाओ फेंग से हमेशा के लिए छुटकारा पाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मैंने पता करवाया कि आखिर उसने किस कैसीनो से इतना बड़ा कर्ज लिया है। फिर मैंने बिना अपना नाम बताए उसी कैसीनो वालों को झाओ फेंग का मौजूदा पता और उसकी सारी जानकारी भेज दी। कैसीनो वाले तो पहले से ही उसे ढूंढ रहे थे। जानकारी मिलते ही उन्होंने तुरंत अपने लोग उसके पीछे लगा दिए। कई बार झाओ फेंग को कैसीनो वालों ने घेर लिया, उसकी टांग तक लगभग तोड़ दी। उसके बाद वो हर रोज छिपता फिरता था। उसकी हालत बेहद खराब हो गई। अब उसके पास कियाओ ली मान को परेशान करने का भी समय नहीं बचा। इसी बीच मैंने झाओ फेंग के खिलाफ सारे सबूत भी इकट्ठा कर लिए। कैसे वो कियाओ ली मान से पैसे ऐंठता था और कैसे उनके घर आके उन्हें परेशान करता था, उसके सारे सबूत मैंने पुलिस स्टेशन में जमा कर दिए। अब झाओ फेंग पूरी तरह फंस चुका था। हर कोई उसे पकड़ना चाहता था। एक तरफ वो कैसीनो वालों से छिप रहा था और दूसरी तरफ पुलिस भी उसकी तलाश में लगी हुई थी। आखिरकार झाओ फेंग खुद भी जियांगचिंग में टिक नहीं पाया। उसके पास शहर छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा और फिर उसने कभी वापस आने की हिम्मत नहीं की। मेरी और कियाओ ली मान की जिंदगी आखिरकार फिर से शांत हो गई। मैंने उनके लिए जो कुछ भी किया था, उससे उनका दिल पूरी तरह पिघल चुका था। उस रात वो चुपचाप मुझसे आकर टिक गई, फिर धीरे से बोली, वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार है। बच्चे के जन्म के बाद हम दोनों शादी का रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। मैंने उन्हें कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं इतना खुश था कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने झुककर उन्हें बार बार किस किया और हर बार बस एक ही बात कहता रहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उसके बाद हम दोनों ऐसे ही खुशहाल जिंदगी जीने लगे। कियाओ ली मान का पेट हर दिन थोड़ा और बड़ा होता जा रहा था। प्रेगनेंसी को 4 महीने से भी ज्यादा हो चुके थे। अब उनका बेबी बम्प साफ दिखाई देने लगा था। हमने तो बच्चे का नाम तक सोचना शुरू कर दिया था। उसके कमरे की सजावट कर रहे थे और हर रोज अपने आने वाले भविष्य की कल्पना करते रहते थे। हम दोनों को लगता था बस किसी तरह ये बात मॉम से छिपी रहे। एक बार बच्चा पैदा हो गया तो फिर जो होना होगा देखा जाएगा। उस वक्त तक सब कुछ तय हो चुका होगा और चाहे शुरुआत में मॉम कितनी भी नाराज हो, आखिरकार वो हमें स्वीकार कर ही लेंगी। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि सच एक दिन खुद सामने आ ही जाएगा। उस दिन वीकेंड था। मॉम का फोन आया। उन्होंने कहा उन्होंने चिकन सूप बनाया है और वो कियाओ ली मान के लिए लेकर जा रही है ताकि उनकी सेहत अच्छी रहे। उस वक्त मैं सुपरमार्केट में कियाओ ली मान के लिए फल खरीद रहा था। ये सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने तुरंत कहा, मॉम आप रहने दीजिए, मैं खुद लेकर चला जाऊंगा। लेकिन मॉम ने मना कर दिया। उन्होंने कहा वो तो लगभग कियाओ ली मान के घर के नीचे पहुंच चुकी है। वैसे भी बहुत दिनों से उनसे मिली भी नहीं है। फोन कटते ही मैं पागलों की तरह घर की तरफ भागा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, सब खत्म हो गया, आज सब सच सामने आ जाएगा। मैं जितनी तेज भाग सकता था भागा, लेकिन फिर भी देर हो चुकी थी। जब मैं कियाओ ली मान के घर पहुंचा तो दरवाजा खुला हुआ था। मॉम लिविंग रूम में खड़ी थी। उनके हाथ से थर्मस गिर चुका था। चिकन सूप पूरे फर्श पर फैल गया था। वो पहले मुझे देख रही थी जो घर के कपड़ों में खड़ा था। फिर उनकी नजर उसी तरह घर के कपड़ों में खड़ी कियाओ ली मान पर गई और फिर उनके उभरे हुए पेट पर। उनका पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उनकी आंखों में सिर्फ अविश्वास था। पूरा कमरा एक पल में बिल्कुल शांत हो गया। इतनी खामोशी थी कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाती। मैं दरवाजे पर ही जड़ होकर खड़ा रह गया। मेरा दिमाग पूरी तरह खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का सारा खून जम गया हो। मेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। मॉम काफी देर तक मुझे देखती रही। उनके होंठ लगातार कांप रहे थे। आखिरकार उन्होंने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने मुंह खोला, लेकिन काफी देर तक कुछ भी नहीं बोल पाया। कियाओ ली मान भी पूरी तरह घबरा गई।
वो जल्दी से आगे बढ़ी, मॉम को संभालने की कोशिश करते हुए बोली, सिस्टर लान, मेरी बात सुनो, मैं सब समझाती हूँ। लेकिन मॉम अचानक एक कदम पीछे हट गई। उन्होंने कियाओ ली मान का हाथ झटक दिया। उनकी नजर फिर से कियाओ ली मान के उभरे हुए पेट पर पड़ी। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें पल भर में लाल हो गई। उन्हें आखिरकार सब कुछ समझ आ चुका था। उनकी सबसे अच्छी दोस्त प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का पिता उनका अपना बेटा था। मैंने जो कहा था कि मैं अपने क्लासमेट के साथ बाहर रहता हूँ, सब झूठ था। असलियत ये थी कि उनका बेटा उनकी बचपन की सबसे अच्छी दोस्त के साथ रह रहा था। मेरी मॉम की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो लगभग बेहोश होकर गिरने ही वाली थी। मैं दौड़कर उनके पास पहुंचा और उन्हें संभाल लिया। घबराकर बार बार कहने लगा, मॉम प्लीज, आप शांत हो जाइए। मॉम, मेरी बात सुनिए, मुझे सब समझाने दीजिए। लेकिन मॉम ने मेरी एक नहीं सुनी। उन्होंने झटके से खुद को मुझसे छुड़ाया, फिर बिना कुछ सोचे सीधे मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। चटाक। पूरा कमरा उस आवाज से गूंज उठा। मेरे गाल में तेज जलन होने लगी। मॉम कांपते हुए मेरी तरफ उंगली उठाकर देखने लगी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उन्होंने दांत भींचकर कहा, तू हरामजादे, तुझे पता भी है वो कौन है? वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, जिसे तू बचपन से आंटी कहता आया है। तूने इतना घिनौना काम कैसे कर दिया? मैंने तेरे जैसे बेटे को जन्म ही क्यों दिया? सिस्टर लान, प्लीज उसे मत मारिए। क्याओ ली मान तुरंत दौड़कर मेरे सामने आ गई। उन्होंने मुझे अपने पीछे कर लिया। रोते हुए बोली, सिस्टर लान, इसमें चेन चेन की कोई गलती नहीं है। सब मेरी गलती है, शुरुआत मैंने की थी। अगर आपको मारना है या डांटना है तो मुझे डांटिए। मेरी मॉम ने कियाओ ली मान की तरफ देखा। उनकी आंखों में सिर्फ दर्द और टूटे हुए भरोसे की झलक थी। लीमान, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी सगी बहन माना और तुमने मेरे साथ यही किया। तुम मेरे बेटे के साथ हो गई, उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। अब मैं दुनिया का सामना कैसे करूं? अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों से क्या कहूं? कियाओ ली मान पूरी तरह टूट चुकी थी। वो कांप रही थी, लेकिन उनके मुंह से सिर्फ एक ही शब्द निकल रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। जितना वो माफी मांग रही थी, मॉम का गुस्सा उतना ही बढ़ता जा रहा था। अचानक मॉम मुड़ी और बालकनी की तरफ दौड़ी। वहां रखा कपड़े सुखाने वाला डंडा उठा लिया, फिर सीधे मेरी तरफ दौड़ी। मैंने घबरा कर अपना सिर दोनों हाथों से ढक लिया और पूरे लिविंग रूम में भागने लगा। मॉम, मेरी बात सुनिए, मैं सच में ली मान से प्यार करता हूँ। हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। अब तो हमारे बच्चे भी होने वाला है। हम शादी करने वाले हैं। शादी करेगा? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मॉम गुस्से से कांप रही थी। वो डंडा लेकर मेरे पीछे भागने लगी। वो तुम्हारी आंटी है और तुमसे पूरे 16 साल बड़ी है। तू उससे शादी करेगा? तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं साफ कह रही हूँ, मैं इस शादी के लिए कभी राजी नहीं होंगी जब तक मैं जिंदा हूँ। ये शादी नहीं होगी। कियाओ ली मान तुरंत हम दोनों के बीच आ गईं। अपने उभरे हुए पेट के साथ उन्होंने हमें अलग करने की कोशिश की। उनके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वो डर रही थी कि कहीं मॉम मुझे सच में चोट न पहुंचा दे, और उतना ही डर उन्हें इस बात का भी था कि कहीं मॉम का गुस्सा उनकी सेहत पर असर ना डाल दे। पूरा लिविंग रूम अफरा तफरी में बदल चुका था। चारों तरफ बस हंगामा ही हंगामा था। लेकिन तभी जब मॉम डंडा लेकर मेरे पीछे दौड़ रही थी, कियाओ ली मान ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया। वो दर्द से झुक गई। उनका चेहरा पल भर में बिल्कुल सफेद पड़ गया। मैं और मॉम दोनों एक साथ रुक गए। हम दोनों के चेहरे पर घबराहट छा गई। मैं तुरंत दौड़कर उनके पास पहुंचा। उन्हें संभालते हुए घबराकर पूछा, लीमान, क्या हुआ? क्या पेट में दर्द हो रहा है? कियाओ लीमान ने दांत भींच लिए। उनके माथे पर ठंडा पसीना आ गया। उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कांपती हुई आवाज में बोली, पेट बहुत दर्द कर रहा है। ये सुनते ही मॉम भी बुरी तरह घबरा गई। उनके हाथ से डंडा गिर गया। वो तुरंत दौड़कर हमारे पास आ गई। घबराकर बोली, लीमान, क्या हुआ? कहीं बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ? जल्दी इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले चलो। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। झुककर तुरंत कियाओ ली मान को अपनी बाहों में उठा लिया और पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़ पड़ा। मेरे पीछे पीछे मॉम भी भाग रही थी। उनकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। पूरे रास्ते मैं बस एक ही बात दोहराता रहा, प्लीज इन दोनों को कुछ मत होने देना। हम कियाओ ली मान को तुरंत हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ने पूरी जांच करने के बाद कहा कि बच्चे पर सिर्फ हल्का सा असर पड़ा है, कोई बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अब प्रेग्नेंट महिला को दोबारा किसी भी तरह का मानसिक झटका नहीं लगना चाहिए। उन्हें हर हाल में शांत रहना होगा और अच्छे से आराम करना होगा। ये सुनकर मैं और मॉम दोनों ने राहत की सांस ली। कियाओ ली मान दवा लेने के बाद अस्पताल के बेड पर सो गई। उनका चेहरा अब भी थोड़ा फीका लग रहा था। मैं उनके बेड के पास बैठा था, उनका हाथ अपने हाथ में पकड़े हुए,
और उनके हल्के से उभरे हुए पेट को देखता जा रहा था। मेरे दिल में सिर्फ पछतावा और दर्द था। मॉम वार्ड के दरवाजे पर खड़ी थी। हम दोनों काफी देर तक बस एक दूसरे को देखते रहे, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी कुछ नहीं कहा। उनकी आंखों में बेहद उलझे हुए जज्बात थे। काफी देर बाद वो धीरे धीरे मेरे पास आई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज बहुत धीमी थी और पहले से कहीं ज्यादा थकी हुई। चेन चेन, जरा बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने चुपचाप सिर हिला दिया। धीरे से कियाओ ली मान का हाथ बिस्तर पर रखा और मॉम के पीछे पीछे वार्ड से बाहर आ गया। हम दोनों अस्पताल के कॉरिडोर में आकर रुक गए। मॉम दीवार से टिककर खिड़की के बाहर देखने लगी। काफी देर तक वो कुछ नहीं बोली। आखिरकार उन्होंने एक लंबी सांस ली, फिर मेरी तरफ देखकर पूछा, चेन चेन, मुझे सच में लीमान से प्यार करते हो या ये सब बस एक पल का जोश था? मैंने मॉम की आंखों में सीधे देखते हुए कहा, मॉम, मैं उनसे सच में प्यार करता हूँ। ये कोई पल भर का जोश नहीं है। मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहता हूँ। उनकी और हमारे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। मॉम ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने फिर एक गहरी सांस ली। वो तुमसे पूरे 16 साल बड़ी है और वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। तुमने 20 साल से भी ज्यादा समय तक उन्हें आंटी कहा है। क्या तुमने कभी सोचा अगर तुम दोनों साथ रहे तो लोग क्या कहेंगे? हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, सब हमारे परिवार के बारे में क्या सोचेंगे? मैंने बिना झिझके कहा, मुझे किसी की परवाह नहीं है मॉम। जिंदगी हमें जीनी है। दूसरे लोग जो चाहे कहें। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि ली मान मुझसे प्यार करती है और मैं उनसे। हमारा बच्चा भी आने वाला है। हम बस एक खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हैं। मॉम काफी देर तक मुझे देखती रहीं। फिर उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, तो इतना जिद्दी क्यों है बेटा? मैंने तुझे बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया। बस यही चाहा कि तू किसी अच्छी लड़की से शादी करे, बच्चे हों और चैन से अपनी जिंदगी जिए। लेकिन तूने तो मुझे इतनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया। मैंने धीरे से आगे बढ़कर मॉम के आंसू पोंछ दिए। मेरे दिल में भी बहुत दर्द था। मॉम, मुझे माफ कर दीजिए। आपको दुख पहुंचाने का मेरा कभी इरादा नहीं था। लेकिन मैं सच में ली मान से प्यार करता हूँ। मैं उनके बिना नहीं रह सकता और मैं अपने बच्चे के बिना भी नहीं रह सकता। मॉम ने पहले मेरी तरफ देखा, फिर वार्ड के अंदर सोती हुई कियाओली मान की तरफ देखा। काफी देर बाद उन्होंने एक लंबी सांस छोड़ी, फिर थके हुए स्वर में बोली, ठीक है, अब मैं इस मामले में कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन आज के बाद जो रास्ता तुमने चुना है उसे आखिर तक निभाना। भविष्य में चाहे कुछ भी हो, तुम्हें कभी पछताना नहीं चाहिए। मैंने बिना एक पल गवाए सिर हिलाया। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगा और मैं अपने बच्चे को भी कभी निराश नहीं करूंगा, वरना सबसे पहले मैं ही तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं एक पल के लिए हैरान रह गया। यकीन ही नहीं हुआ कि ये बात मेरी मॉम ने कही है। मॉम, मतलब आप मान गई? और अगर मैं नहीं मानती तो कर भी क्या सकती थी? मॉम ने मुझे घूरते हुए कहा, अब तो बच्चा भी आने वाला है। क्या मैं ली मान को जबरदस्ती अबॉर्शन करवाने के लिए कहती या तुम दोनों को जबरदस्ती अलग कर देती? ली मान मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम दोनों सच में साथ रहना चाहते हो तो क्या मैं सच में तुम दोनों से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ सकती हूँ? मैं खुशी से लगभग उछल ही पड़ा। मैंने आगे बढ़कर मॉम को कसकर गले लगा लिया। मॉम, थैंक यू, सच में बहुत बहुत थैंक यू। बस बस इतनी खुशामद मत कर। मॉम ने मेरी पीठ थपथपाई, फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त एक दिन मेरी बहू बन जाएगी। ये कैसी किस्मत है। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाया। इसे कहते हैं डबल रिश्ता। मॉम ने फिर मुझे घूरा, लेकिन इस बार उन्होंने मुझे डांटा नहीं, बस बेबीसी से सिर हिला दिया। चल अंदर चलते हैं। ली मान प्रेग्नेंट है। आज उसे बहुत बड़ा झटका लगा है। उसका अच्छे से ध्यान रखना। मैं उसके लिए कुछ खाने का सामान लेकर आती हूँ। घर जाकर सूप भी बनाऊंगी, फिर उसे भेज दूंगी। इतना कहकर मॉम मुड़ी और धीरे धीरे वहां से चली गई। उनकी पीठ देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अब भी इस सब को स्वीकार करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मेरे दिल से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। मैंने मॉम को जाते हुए देखा। मेरा दिल पूरी तरह गर्माहट से भर गया। फिर मैं मुड़ा और वापस वार्ड के अंदर चला गया। कियाओ ली मान की आंख खुल चुकी थी। वो अस्पताल के बेड से टिककर बैठी थी और चुपचाप मेरी तरफ देख रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान भी थी। उन्होंने मेरी और मॉम की सारी बातें सुन ली थी। मैं उनके पास जाकर बैठ गया, धीरे से उनका हाथ अपने हाथ में लिया, फिर मुस्कुराकर पूछा, सब सुन लिया? कियाओ ली मान ने धीरे से सिर हिलाया। उनकी आंखों से फिर आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ बढ़ाकर मुझे गले लगा लिया। रूंधी हुई आवाज में बोली, चेन चेन, थैंक यू, सच में थैंक यू। मैंने मुस्कुराकर उन्हें और कसकर अपने पास कर लिया, फिर झुककर उनके माथे को हल्के से चूम लिया। थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। मुझसे शादी करने के लिए तैयार होने के लिए
और हमारे बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला करने के लिए कियाओ लीमान मेरी बाहों में सिमट गई और खुलकर रोने लगी। लेकिन उस दिन मेरे दिल में सिर्फ खुशी थी। मुझे लगा अब हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो चुकी है। अब हम चैन से अपनी जिंदगी जी पाएंगे, बस अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करेंगे। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं जानता था कि इससे भी बड़ी मुसीबत हमारा इंतजार कर रही है। जिस दिन कियाओ ली मान हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई, हम जैसे ही हॉस्पिटल से बाहर निकले, अचानक चारों तरफ से रिपोर्टर्स ने हमें घेर लिया। अनगिनत माइक्रोफोन और कैमरे सीधे हमारी तरफ ताने हुए थे। कैमरों की फ्लैश लगातार चमक रही थी। रिपोर्टर्स एक के बाद एक सवाल दागे जा रहे थे। मिस कियाओ, क्या आपके साथ खड़े यही युवक आपके पेट में पल रहे बच्चे के पिता है? मिस कियाओ, सुना है आपके और इस युवक के बीच पूरे 16 साल का उम्र का अंतर है और ये आपकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा भी है। क्या ये सच है? मिस कियाओ, क्या आपके एक्स हस्बैंड झाओ फेंग से आपका तलाक इसी युवक की वजह से हुआ था? एक के बाद एक तेज और चुभने वाले सवाल हमारी तरफ फेंके जा रहे थे। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। मैंने तुरंत कियाओ लीमान को अपनी बाहों में खींच लिया और उन्हें कैमरों और माइक्रोफोनों से बचाने की कोशिश करने लगा। उस पल मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये बात मीडिया तक पहुंची कैसे? आखिर ये खबर लीक किसने की? मैंने सिर उठाकर भीड़ के पीछे देखा और तभी मुझे एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। झाओ फेंग। वो दूर खड़ा हमें देख रहा था। उसके होठों पर जहरीली मुस्कान थी। उसकी आंखों में बदले की खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उसी पल मुझे सब समझ आ गया। ये सब उसी की करतूत थी। उसी ने मीडिया को सारी खबर दी थी। कियाओ लीमान जियान चेन की जानी मानी बिजनेस वुमन थी। ऐसे में एक अमीर महिला जो खुद से 16 साल छोटे लड़के के साथ रिश्ते में हो और वो लड़का उसकी सबसे अच्छी दोस्त का बेटा भी हो, ऊपर से वो उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, ऐसी खबर किसी भी एंगल से मीडिया के लिए सनसनी से कम नहीं थी। झाओ फेंग का मकसद सिर्फ एक था, कियाओ लीमान को पूरी तरह बर्बाद करना और हमें सबके सामने तबाह कर देना। मैंने दूर खड़े झाओ फेंग की तरफ देखा। मेरी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच गईं कि उनकी आवाज आने लगी। मेरी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। मेरी बाहों में खड़ी कियाओ ली मान का शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। उन्होंने मेरे कपड़ों को कसकर पकड़ रखा था। चारों तरफ कैमरे, माइक्रोफोन और रिपोर्टर्स की भीड़ देखकर उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। मैंने नीचे झुककर उन्हें अपनी बाहों में और कसकर थाम लिया। फिर उनके उभरे हुए पेट पर धीरे से हाथ रखा। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया था कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है, लेकिन मुझे कोई डर नहीं था। आगे चाहे कितने भी तूफान आए, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी अफवाहें फैले, मैं हमेशा उनका साथ दूंगा। मैं उन्हें बचाऊंगा, अपने बच्चे की रक्षा करूंगा और अपने इस परिवार को हर हाल में सुरक्षित रखूंगा, क्योंकि मैं चेन चेन हूं। मैं उनका आदमी हूं। मैं उनके बच्चे का पिता हूं।